स्टार्ट कर दिए स्टूडेंट। देखो आज हम लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं। डिप्रिसिएशन का जो पहला क्लास होगा ये मान ले एक थ्योरेटिकल क्लास हो जाएगा, इसमें फुल नॉलेज लेंगे। और ये 11 का डिप्रिसिएशन नहीं होगा, ये सीए का होगा, तो इसमें बहुत कुछ हमें सीखना पड़ेगा सिंपल वर्ड में। फिर सर मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन और सभी मेथड का सर एंट्रीज वगैरह हमें लिखना पड़ेगा सिंपल वर्ड में कहूँ तो देखो पहले जान लेते हैं स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन बोल के एक हेडिंग बनाते हैं। डिप्रिसिएशन में हम फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे सर, डिप्रिसिएशन है क्या, तो उसके पहले आप लिखोगे ऐसे। आप ना जितने जितने मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट दूंगा आप वहाँ पे या तो एक हैश दे के लिखिएगा सारे पॉइंट्स को, तब आप बहुत क्लियर कट समझ पाओगे। जैसे पॉइंट नंबर 1 लिखो, डिप्रिसिएशन जो लिख रहा हूँ वो थ्योरी लिखना पड़ेगा। इन इंडिया अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स, accounting for fixed assets, accounting for fixed assets, depreciation is governed, governed is governed by AS 10 revised REVISED, AS 10 revised property plant and equipment, property plant and इक्विपमेंट PPE, ठीक है सर। एंड IND-AS एंड IND-AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर एक छात्र बोला कि सर आप ये क्या लिखवाए, मैंने लिखवाया कि जो फिक्स एसेट्स होती है सर, फिक्स एसेट्स बेसिकली हम उसको कहते हैं जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, सिंपल वर्ड में, जिसको हम यूज़ करेंगे। यूज़ करने के लिए मैंने एक्वायर्ड या बनवाया है और उसको मैं सेल नहीं करूँगा और उसकी लाइफ लिमिटेड होगी। तब याद रखना कि सर लिमिटेड मतलब वो आजीवन नहीं चलेगा। आपको पता है कि एक फिक्स एसेट 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल चलेगा, जिंदगी भर नहीं चलेगा। तो बोलते हैं इंडिया में क्या होता है, आप जब फिक्स एसेट्स का मतलब यहाँ पे हो रहा है जो फिक्स एसेट्स है उसका जो डिप्रिसिएशन हम कैसे बुक्स में चार्ज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, मेथड्स क्या क्या होगा, बोलता है इसके लिए हमारे ICAI ने एक क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किया है AS 10। AS 10 में आपको सारी कहानी मिल जाएगी डिप्रिसिएशन से रिलेटेड। और अभी आ गया सर IND-AS, IND हमारे देश के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, IND-AS 16। और अभी सर फिक्स एसेट्स के वर्ड हो गया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इसका ना पहले था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अगर आपको डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स को लेकर कोई दिक्कत है तो आप AS 10 में सारे सर क्या है आपको वहाँ पे क्या क्या फॉलो करना है, डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है, किस एसेट्स पे होगा किस पे नहीं होगा, ये सारी कहानी AS 10 में मिलेगी। और अभी हो गया IND-AS 16, ये ध्यान रखना। अब आता है हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे किस किस एसेट्स पे डिप्रिसिएशन होता है, किस किस एसेट्स पे होगा। एसेट्स एलिजिबल फॉर डिप्रिसिएशन, एसेट्स हर एसेट्स पे स्टूडेंट डिप्रिसिएशन नहीं होता है, चीज़ सोचना। एसेट्स एलिजिबल फॉर डिप्रिसिएशन माने एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर डिप्रिसिएशन क्या सभी एसेट्स का होगा, तो ध्यान से सुनिएगा, सभी एसेट्स का क्या नहीं होगा, सभी एसेट्स का आ रहा है रिकॉर्डिंग, सभी ऊपर यहाँ तक। तो सुनिए अब आता है कि सर एसेट्स डिप्रिसिएशन हम किस है, कौन कौन सी एसेट्स है जो एलिजिबल है। बच्चे के मन में आया कैश का भी डिप्रिसिएशन होगा, तो कैश का तो होता नहीं है,
ये चीज सोचता होगा। मैंने एसेट्स लिख तो दिया है कि एसेट्स पे फिक्स एसेट, लेकिन कौन कौन सी एसेट्स, तो आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा, मैंने चेक करना पड़ेगा। अगर ये फीचर्स मिल जाते हैं तब उस एसेट्स पे डिप्रिसिएशन होगा। तो एज पर AS 10 में क्या क्या लिखा है सुनिए। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग को गवर्न करता है, वो बोल रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स। आर देखो लिखा है कि कौन सा आइटम है, ये टेंजिबल आइटम्स है। दैट आर हेल्ड फॉर देखिए सुनिए, हम लोग 11 में पढ़ते थे फिक्स एसेट्स जिसको मैंने हेल्ड करके रखा है। देखो अब फिक्स एसेट्स नहीं लिखा, अभी वर्ड आ गया क्या, फिक्स एसेट्स की जगह PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहेंगे। बोलता है जो टेंजिबल आइटम है, कौन सा आइटम है, टेंजिबल है, जिसको मैंने हेल्ड करके रखा है। किस कारण से हेल्ड, मैं बिजनेस में रखा हूं उसको, क्यों रखे आप उस प्रॉपर्टी प्लांट को, तो लिखा है यूज इन द प्रोडक्शन, यूज इन द, उस फिक्स एसेट्स का आप यूज करोगे, उस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का मैं यूज करूंगा प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसका ना क्या याद रखना है, डिप्रिसिएशन किस आइटम पे होगा, तो ये कंडीशन देख लीजिएगा कि हमने फिक्स एसेट्स हेल्ड करके रखे। मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्यों हेल्ड किए, सर मेरा वो फिक्स एसेट्स प्रोडक्शन में यूज होगा, सिंपल वर्ड में, या गुड्स का मैं सप्लाई करूंगा उसके द्वारा, तब वो माना जाएगा क्या हो गया सर, ये कंडीशन हो। जैसे लॉरी, मोटर लॉरी से हम क्या करते हैं, गुड्स सप्लाई करते हैं। और या मैं कोई फिक्स एसेट्स किसके लिए रखा हूं, प्रोडक्शन के लिए, जिसके द्वारा मैं प्रोडक्शन करूंगा, तो बोलता है ये आप वो फिक्स एसेट्स क्यों हेल्ड कर रहे हो, ये नॉलेज रखना, इस कारण से मैं हेल्ड किया हूं। या मैं उस फिक्स एसेट्स को रेंट पे दूंगा, रेंटल टू अदर्स, आप क्या कर रहे हो, उस फिक्स एसेट्स को रेंटल टू अदर्स। और ध्यान से सुनिएगा, यहां और आएगा, यहाँ यानी मैं प्रोडक्शन में फिक्स एसेट्स का यूज करूंगा, या रेंटल टू अदर्स मैं रेंट में दूंगा, या मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस यानी मैं फिक्स एसेट्स को क्यों हेल्ड किया, उसके द्वारा मैं एडमिनिस्ट्रेशन करूंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। जैसे कंप्यूटर के द्वारा हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, मेरे एम्प्लॉय कितने हैं, मैं किसको कितनी सैलरी दे रहा हूं, तो बोलता है उस फिक्स एसेट्स को आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज में हेल्ड की हो। आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज, आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन 12 months, मोर देन 12 months। तो याद रखना, अगर ये गुण हमें मिल जाए तब हम उस एसेट्स को मान लेंगे कि उस एसेट्स पे मैं डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूं, अन्यथा नहीं करूंगा। यानी हम लोग फिक्स एसेट्स का या तो प्रोडक्शन में यूज करेंगे, जैसे मशीनरी प्रोडक्शन में यूज होती है, या मैं कोई गुड्स का उसके द्वारा सप्लाई करूंगा या सर्विस सप्लाई करूंगा, मैं रेंटल में दूंगा किसी को उस फिक्स एसेट्स को, मैंने प्रॉपर्टी प्लांट, तब आप डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। उस फिक्स एसेट्स को आप क्यों हेल्ड की हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज में हेल्ड की हो, तब बोल रहा है। और जिसकी लाइफ क्या होगी, मोर देन 12 months भी होना चाहिए, यानी वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसकी लाइफ 12 months से ज़्यादा एक्सीड करेगी, तब हम क्या करेंगे, उस एसेट्स को मान लेंगे वो डिप्रिसिएशन लायक एसेट्स है, अन्यथा वो डिप्रिसिएशन लायक एसेट्स नहीं है। अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट, इसमें एक पॉइंट्स लिख लेना, नोट बोल के लिख सकते हो, नोट वेरी इंपॉर्टेंट नोट है सर। नोट को हम लिखे ऐसे, नोट 1 सर, नोट में मैं लिखाऊंगा स्पेयर पार्ट्स, आपका सुना हुआ वर्ड है, क्लास 11 में आप सुने हो सर, स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाई एंड सर्विस इक्विपमेंट, स्टैंड बाई एंड सर्विस इक्विपमेंट बोला हूं है, इक्विपमेंट एंड सर्विस इक्विपमेंट आर ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी
plant and equipment, PPE, if they meet the above definition criteria, बोल रहे हैं कि हमें स्पेयर पार्ट्स को, हमें स्टैंड बाई आइटम को और सर्विस इक्विपमेंट को भी हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट मान सकते हैं। माने स्पेयर पार्ट्स भी मालूम है फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में जाएगा। कब? जब आप स्पेयर पार्ट्स को इस पर्पज से क्या किए हो, ऊपर वाले पर्पज से आप क्या कर रहे हो, उसको मीट द, हाँ रखे हो, इफ दे मीट द अबव, माने ये डेफिनेशन का कोई क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहा है तब उसको आप फिक्स एसेट्स मान सकते हो। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो अदरवाइज दे ट्रीट देम एज इन्वेंट्री, तब उनको हम इन्वेंट्री मानेंगे। इन्वेंट्री माने स्टॉक। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाई इक्विपमेंट, सर्विस इक्विपमेंट को भी हम फिक्स एसेट्स मान सकते हैं। मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज द रिवाइज वर्ड, मैं मान सकता हूँ पीपी, लेकिन कब? जब उसमें ये कंडीशन फुलफिल होगी। अगर उसमें एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तब आप उसको स्टॉक मानोगे, इन्वेंट्री। ये शेड्यूल 3 में भी लिखा रहता है। अब आता है सर डेप्रिसिएशन होता क्या है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सर हमारे देखो अब क्या लिख रहा है, डेप्रिसिएशन सर हम किसे कहेंगे, ये इजी वर्ड नहीं मानोगे अब, ये सीए पढ़ रहे हो आप। तो डेप्रिसिएशन देखिए क्या है, देखो एज पर इंड AS 16, अब देखो डेप्रिसिएशन की परिभाषा क्या है, इंड किस में दिया हुआ है, AS 16, ऐसे पहले था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब है इंड AS। तो एज पर इंड AS 16 डेप्रिसिएशन इज द, डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमेटिक एलोकेशन। बहुत ही जबरदस्त डेफिनेशन है, काम आएगा स्कूल के पेपर में, कॉलेज के पेपर में, सीए के पेपर में। सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट, ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट, ऑफ द डेप्रिसिएबल amount of an asset, over its useful life, over its useful life। ये परिभाषा आपको याद रखनी होगी। डेप्रिसिएशन है क्या, तो ये देखो, एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इंड AS लिखना है। ये क्या कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन सर अपनी मनमानी से नहीं होता है, डेप्रिसिएशन एक सिस्टमेटिक एलोकेशन हो। एलोकेशन माने बांटना। इसका हम लोग क्या करते हैं, माने इस डेफिनेशन में इतना रहस्य है कि आप सोच नहीं पाओगे कि लिखा क्या है। लिखा है कि डेप्रिसिएशन एक सिस्टमेटिक एलोकेशन होना चाहिए। सिस्टमेटिक आप चीज समझते हो सर, सिस्टमेटिक क्या होता है और क्या, एलोकेशन। तो डेप्रिसिएशन में अगर आप ये वर्ड लिखते हो, डेप्रिसिएशन एक वैल्यूएशन ना, डेप्रिसिएशन क्या, एक सिस्टमेटिक एलोकेशन माने बांटना। तो हम डेप्रिसिएशन क्या, एक सिस्टमेटिक एलोकेशन है, किसका, उस एसेट्स का, उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट। अच्छा, जिस अमाउंट पे हम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, जितने रुपये पे, उसको कहूंगा मैं डेप्रिसिएबल अमाउंट। तो डेप्रिसिएशन क्या है सर, एक तरह का एलोकेशन हुआ, किसका, डेप्रिसिएबल अमाउंट। इसकी डेफिनेशन मिलेगी। डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होता है सर, फिक्स एसेट्स का जो वैल्यू है और उससे हम स्क्रैप वैल्यू घटाकर जो बचता है उसको कहते हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट। तो उस अमाउंट का हम क्या करते हैं, एलोकेशन कर देते हैं बहुत सालों में। देखिए ऑफ एन एसेट, डेप्रिसिएबल अमाउंट किसका लेना होगा, एसेट का, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ये देखिए कहीं भी फिजिकल लाइफ नहीं है, यूजफुल लाइफ है। तो इस डेफिनेशन में रहस्य है। ये जो डेफिनेशन सर है, ये क्या है, एक तरह का लॉ का डेफिनेशन हो गया। इंड AS बोलता है बच्चा हमारा डेप्रिसिएशन ऐसे समझेगा। तो डेप्रिसिएशन तब पंकज शर्मा क्या है, एक सिस्टमेटिक एलोकेशन, माने भैया बांटना होता है। तो डेप्रिसिएशन एक सिस्टमेटिक एलोकेशन हुआ, किसका, उस फिक्स एसेट्स का, किसका, ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट। जिस अमाउंट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट, किसका, ऑफ एन एसेट, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। कभी कभी होता है ना सर, हम एक एसेट्स खरीदते हैं, ध्यान से समझिए, यहाँ समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने एक एसेट्स खरीदी है जिसकी वैल्यू है 5 लाख, वैल्यू है 5 लाख। अब सुनो, इस एसेट्स का यूजफुल लाइफ का मतलब क्या है, मैं इसको कब तक यूज कर पाऊंगा लीगली, या आपको आपका एक्सपर्ट कह रहा है देखो सर ये इससे ज़्यादा यूज नहीं किया जा सकता। तो यूजफुल लाइफ मान लीजिए एसेट्स का बोला है 10 ईयर,
10 साल, ये हो गया यूजफुल लाइफ। लेकिन इसकी इकोनॉमिक मैंने यूजफुल लाइफ के बाद होता है सर इसका फिजिकल लाइफ हो सकता है ज़्यादा हो। फिजिकल मतलब समझे, फिजिकल लाइफ मान लो 15 साल है, 15 ईयर्स। फिजिकल लाइफ का मतलब है सर वो एसेट्स उसमें मान ले उसकी क्या होगी सर, अब यूजफुल लाइफ खत्म हो गई, बट फिर भी क्या होगा सर उसका फिजिकल लाइफ 15 साल है, तो आपको डिप्रिसिएशन क्या करना होगा, जितना साल वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यूजफुल लाइफ है, डिप्रिसिएशन हमें यूजफुल लाइफ पे करना होगा। मैं मानूंगा वो फिक्स ऐसे 10 साल में यूज कर सकता हूं, जबकि उसकी फिजिकल लाइफ उससे बहुत क्या है, ज्यादा है, उससे हमें मतलब नहीं है। जैसे हम इंसानों की कमाने वाली लाइफ क्या होता है, बच्चा लोग कब से नौकरी करेगा, 25 साल से। मान लीजिए एक व्यक्ति का 60 ईयर जो जाता है, इस साल में आप पैसे कमाओगे, तो इसका ना हमारे पैसे कमाने की लाइफ क्या है। बच्चा नौकरी कब लग रहा है, बोलता है बबलू भैया अपने आप को रेडी करके 25 से 60 का जो ईयर है, इस बीच में हम ये हमारी इकोनॉमिक लाइफ है, इसमें हम 2 पैसा अर्न करेंगे। उसके बाद तुम्हारा लाइफ तो चल रहा है, बट घर में पैसा नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि तुम रिटायर्ड हो गए। तो इसका आपका इकोनॉमिक लाइफ क्या हुआ, पैसा कमाने का लाइफ। एक कहानी बनाए सर ये हमारा पैसे कमाने का लाइफ हुआ, चीज समझे। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, डिप्रिसिएशन कभी भी पंकज शर्मा हम फिजिकल लाइफ पे नहीं दिखाते हैं। बोलिए जरा, समझे। फिजिकल माने क्या, अरे चलेगा बहुत साल, लेकिन आप यूज कब तक लोगे, जो इसकी यूजफुल लाइफ है उससे आपको डिप्रिसिएशन का फिगर निकालना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है इसमें, सर डिप्रिसिएशन किसका चार्ज करेंगे हम, डिप्रिसिएबल अमाउंट। डिप्रिसिएबल अमाउंट क्या है, जिस अमाउंट पे तुम डिप्रिसिएशन दिखाएगा भैया। और ये ध्यान रखना, ये नहीं लिखे मार्क्स। अब सर व्हाट इज एलोकेशन, एलोकेशन समझाने में वक्त लगेगा। सर डिप्रिसिएशन एक तरह का, ये एमसीक्यू में भी आता है या ट्रू फॉल्स में भी आएगा कि डिप्रिसिएशन एक सिस्टमेटिक क्या है, एलोकेशन है ऑफ द डिप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ द एसेट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो हमें यूजफुल लाइफ देखनी है सर। यूजफुल लाइफ अगर लिखा है 10 साल है, तो हम उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का या फिक्स एसेट्स का डिप्रिसिएशन 10 साल में दिखाएंगे। और सिस्टमेटिक दिखाना होगा, माने अनसिस्टमेटिक करके करोगे तो डिप्रिसिएशन नहीं होगा। एक सिस्टमेटिक क्या है, प्रोसेस है, डिप्रिसिएशन सिस्टमेटिक करना होगा, इसीलिए हमें वो प्रेस्क्राइब्ड मेथड फॉलो करने पड़ते हैं। फिर आगे आ रहे सर, अब देखो मैं लिखाऊंगा, अब आता है सो, अब ये चलती भाषा में, तब डिप्रिसिएशन यहां से समझ पाओगे। सो डिप्रिसिएशन DPN, ये डिप्रिसिएशन हुआ। इज ए मेजर, इज ए डिप्रिसिएशन क्या हुआ, एक तरह का मेजरमेंट हुआ ऑफ द नेचुरल वियर एंड टियर, ऑफ नेचुरल वियर एंड टियर। मैं बताऊंगा मीनिंग। कंजम्पशन, CONSUMPTION, कंजम्पशन, और अदर लॉस ऑफ वैल्यू, और अदर लॉस ऑफ वैल्यू एंड अदर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ ए डिप्रिसिएबल एसेट्स, ऑफ ए डिप्रिसिएबल एसेट, of a depreciable asset arising from use, arising from use, a flux of time, EFFLUX, a flux of time। मैं बताऊंगा मीनिंग, आप घबराइएगा मत। और ऑब्सोलिसेंस, OBSO, ऑब्सोलिसेंस, LESSENCE, ऑब्सोलिसेंस है, ऑब्सोलिसेंस थ्रू टेक्नोलॉजी, THROUGH, थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू टेक्नोलॉजी एंड मार्केट चेंजेज। बहुत ही जबरदस्त, ये भी एक परिभाषा ही हुआ, देखिए मार्केट चेंजेज। अब सुनिए सर, इंड एस क्या कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन का परिभाषा ये है, याद रखना, डिप्रिसिएशन एक सिस्टमेटिक एलोकेशन है ऑफ द डिप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूज। ये खत्म हो गया, लेकिन सुनिए तब है क्या डिप्रिसिएशन में, हम विद्यार्थी क्या करते हैं, तब देखो लिखा है डिप्रिसिएशन एक तरह का मेजरमेंट होता है। हम मनी में मेजर करते हैं कि डिप्रिसिएशन क्या, तो डिप्रिसिएशन एक क्या है, मेजरमेंट है। किस चीज का, नेचुरल वियर एंड टियर, माने आपकी जो फिक्स एसेट्स है, आपका जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ऑटोमेटिक उसका क्या हो रहा है, वियर एंड टियर मतलब आप उसका लगातार क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो नेचुरल वियर एंड टियर मतलब सर उसका हम यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू में क्या हो गई, गिरावट हुई। तो उस गिरावट को हम मेजरमेंट को, उस गिरावट
को हम जब मेजरमेंट करते हैं वही होता है डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन क्या है, एक तरह का मेजर है ऑफ नेचुरल वियर एंड टियर। नेचुरल वियर एंड टियर का मतलब होता है आप यूज कर रहे हो, यूज करने के फलस्वरूप क्या हो रहा है, उसके वैल्यू में, फिक्स एसेट्स के वैल्यू में जो गिरावट है उसका हम मेजर करेंगे, वो होता है डिप्रिसिएशन। दूसरा कंजम्पशन, हो सकता है उस फिक्स एसेट्स का आप कंजम्पशन कर रहे हो, कंजम्पशन में आप समझ रहे हो कंज्यूम कर रहे हो, या कोई भी वजह से उसके वैल्यू में गिरावट आ गई। देखिए अदर लॉस ऑफ क्या, वैल्यू ऑफ अदर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ ए डिप्रिसिएबल एसेट्स, या उसमें कोई दूसरे तरह का लॉस हुआ तो हम उसका मेजर करेंगे, हम उसका मेजर करेंगे। अच्छा, फ्रॉम क्यों हुआ, अब दोस्त पूछ रहा है कि सर ये नौबत क्यों आ गई कि आप डिप्रिसिएबल अमाउंट को मेजर कर रहे हो, क्योंकि हम उस फिक्स एसेट्स का लगातार क्या करते हैं, यूज करते हैं, या समय बीतने की वजह से क्या होगा, उस डिप्रिसिएबल एसेट्स का डिप्रिसिएशन होगा, एफ्लेक्शन ऑफ टाइम मैंने समय बीतना, या हो सकता है ऑब्सोलिसेंस हो गया। ऑब्सोलिसेंस मतलब उस फिक्स एसेट से और बेहतर क्वालिटी के एसेट्स आ गई तो मेरा वाला वैल्यू क्या हो गया, खुद ही कम हो जाएगा। तो वो होता है ऑब्सोलिसेंस, मतलब अब वो चलन में नहीं है। बहुत जमाने पहले सर आप समझ रहे हो कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती थी, अब बनती नहीं है, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्या हो गया, ऑब्सोलिसेंस, कोई यूज नहीं करता है। क्यों हुआ, थ्रू टेक्नोलॉजी में चेंज आ गई एंड मार्केट चेंजेस का, हमारा भी डिमांड चेंज हो गया है, हमारा फैशन चेंज हो गया और टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा। तो इसका स्टूडेंट क्या सीखे, डिप्रिसिएशन एक तरह का मेजरमेंट है। हम विद्यार्थी उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का क्या करेंगे, डिप्रिसिएबल अमाउंट को क्या करेंगे, मेजर करेंगे कि कितने का डिप्रिसिएशन हुआ ऑफ नेचुरल वियर एंड टियर, मैंने वो नेचुरल है ये होगा, या कंजम्पशन या अदर लॉस ऑफ वैल्यू। लॉस ऑफ वैल्यू जैसे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में चेंज आने से मेरे फिक्स एसेट्स की वैल्यू में क्या हो गई, गिरावट हो गई, वो काम का नहीं रहा, वो यूजलेस भी हो सकता है कभी कभी। तो ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर वाली डेफिनेशन आपकी पावरफुल है। ये इसका एक पार्ट और गया। अब मैंने मैट में लिखा हुआ है, ये अवश्य लिखिएगा, ये ट्रू फॉल्स में आता है, इसी के नीचे आपको फिर अलग पैराग्राफ में लिखना है। अब मैं ऊपर इरेज कर दूंगा, ऊपर कुछ बताने लायक है नहीं, आपको समझा दिए। अच्छा, इंड एस कौन सा है, भूल गए क्यों, अभी हाँ एमसीक्यू में काम आएगा, अभी नया आ गया। अच्छा, अब लास्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा डिप्रिसिएशन, बहुत ही मजेदार चैप्टर पढ़ाऊंगा, थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा थ्योरी का, इज एलोकेटेड। अब डिप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, पंकज शर्मा एलोकेट करते हैं, मैंने बांटते हैं रे भाई, एलोकेशन करते हैं। डिप्रिसिएशन इज सो एज टू चार्ज ए फेयर प्रोपोर्शन, ये बहुत ही खतरनाक है, सो एज टू चार्ज ए फेयर, FAIR, फेयर क्या, प्रोपोर्शन, चार्ज ए फेयर प्रोपोर्शन ऑफ द डिप्रिसिएबल अमाउंट, ऑफ द डिप्रिसिएबल अमाउंट, ओहो, डिप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ द डिप्रिसिएबल BLE अमाउंट ऑफ द इन ईच अकाउंटिंग पीरियड। मजा आएगा इसको पढ़कर, इन ईच अकाउंटिंग पीरियड, ये मैट का सब डेफिनेशन है भैया, CA गाइडलाइन कह रहा है, ईच अकाउंटिंग पीरियड, in each accounting period during the expected useful life of the assets, the expected useful life of the asset। अब सुनिए, ये देखो इसमें क्या लिखा है, इसकी कहानी समझाऊंगा। सर डिप्रिसिएशन तब इंड AS 16 का अमाउंट याद रखना। डिप्रिसिएशन तब हम लोग अभी तक क्या सीखे सर, एक क्या है, सिस्टमेटिक एलोकेशन। मैं एलोकेशन में बांटूंगा लेकिन तरीका क्या होगा, सिस्टमेटिक होगा। तो डिप्रिसिएशन एक सिस्टमेटिक एलोकेशन वर्ड याद रखना, किसका, ऑफ द डिप्रिसिएबल अमाउंट। डिप्रिसिएबल अमाउंट उस अमाउंट को कहते हैं जिस पे मैं डिप्रिसिएशन दिखाऊंगा कि सर इतना, वो होता है डिप्रिसिएबल अमाउंट। तो डिप्रिसिएशन एक सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डिप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ द एसेट ओवर इट्स क्या, फिजिकल लाइफ नहीं, यूजफुल लाइफ। डिप्रिसिएशन क्या है, एक तरह का मेजरमेंट है जिसमें हम उसकी वैल्यू को मेजर करते हैं कि भैया इतना डिप्रिसिएशन हो गया। क्यों हुआ, एक तो वियर एंड टियर यूज करते हैं, समय क्या हो रहा है बीतने की वजह से, और टेक्नोलॉजी में चेंज आ गई और मार्केट में जबरदस्त चेंज आ गया, उसकी वजह से भी डिप्रिसिएशन होगा। मान लो आप बोलोगे सर हम फिक्स एसेट्स का मैं तो यूज ही नहीं करता हूं, लेकिन समय
टाइम बीतेगा तो डिप्रिसिएशन होगा। आप मान लो आपने मशीन फैक्ट्री में लगा ली, 1 साल प्रोडक्शन किए, फिर मान लो 2 महीना मशीन को रोक के रखे हो, तो यूज तो नहीं हुआ, लेकिन समय बीत रहा है, रेडी टू यूज है, रेडी टू यूज होगा तो उसका डिप्रिसिएशन होगा। मेरे यहाँ एसी लगी हुई है, मैं तो दिन भर नहीं चला रहा हूँ, अभी कोरोना में 3-4 महीना यहाँ आई नहीं, तो डिप्रिसिएशन होगा। रेडी टू यूज है ना, आप गलती कर रहे हो, वो यूज के लिए रेडी है, आपने यूज नहीं किया, तो इसने यूज के लिए रेडी हो गया है तो डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अगर यूज के लिए रेडी, वही चीज तो लिखा हुआ है कि समय बीतेगा तब डिप्रिसिएशन होगा और टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से होता है। लेकिन ये तो सर सपना की तरह लिखा। देखिए डिप्रिसिएशन कहीं भी आप जाकर एलोकेशन होता है। डिप्रिसिएशन क्या है? एलोकेट माने हम बांट रहे हैं, एलोकेटेड। इसलिए एलोकेशन करते हैं कि एक फेयर प्रोपोर्शन। फेयर प्रोपोर्शन का मतलब है एसेट्स का हमने जितना मुझे लग रहा है मैं यूज कर लिया, वो होता है फेयर। आपको लग रहा है आप इतना डिप्रिसिएशन का क्या कर लिए, यहाँ ध्यान दीजिए, उस पर भी ध्यान दे, इसमें ध्यान दे भाई झबर। डिप्रिसिएशन क्या है? एक तरह का एलोकेशन है जिसके द्वारा क्यों करते हैं हम, एक फेयर प्रोपोर्शन मतलब उचित वैल्यू। कौन सा? एक क्या फेयर, एक फेयर वैल्यू क्या होगा? एक फेयर प्रोपोर्शन मतलब उस एसेट्स का एक उचित पोर्शन जो आप क्या कर लिए, आपको लग रहा है मैं कंज्यूम कर लिया, क्या कर लिया, यूज कर लिया, वो आपको दिखाना होगा। तो डिप्रिसिएशन क्या है सर? एक तरह का एलोकेशन हो गया, क्या, जिसके द्वारा हम फेयर प्रोपोर्शन ऑफ द क्या, डिप्रिसिएबल अमाउंट, जितने पे मैं डिप्रिसिएशन दिखाऊंगा उस अमाउंट का एक हिस्सा, एक फेयर प्रोपोर्शन आपको ईच अकाउंटिंग पीरियड में क्या करना होगा, आपको डिप्रिसिएशन बोल के दिखाना होगा। फेयर जो उचित होगा वो आप डिप्रिसिएशन में दिखाओगे और सिस्टेमेटिक एलोकेशन होगा। और क्या लिखा है? ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। और ये काम तब तक होगा जब तक तुम उसको यूज करोगे। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ में आपको ईच एंड एवरी ईयर एक फेयर प्रोपोर्शन दिखाना है। यानी इस लाइन से क्लियर होता है कि डिप्रिसिएशन मार्केट वैल्यू पे डिपेंड नहीं होता है। इसका मतलब हो रहा है मान ले एक फिक्स एसेट्स मैंने 10 लाख में खरीदी, फिर मैंने इसका 1 लाख डिप्रिसिएशन दिखाया, फिर 1 लाख क्या किया, डिप्रिसिएशन दिखाया, अब वैल्यू कितना हो गया पंकज शर्मा 8 लाख। अब बोलता है मार्केट वैल्यू इसका 12 लाख हो गया 2 साल बाद। तो तुम बोलो सर डिप्रिसिएशन ही नहीं दिखाऊंगा ना, होगा। क्यों? डिप्रिसिएशन मार्केट वैल्यू क्या बोलता है? डिप्रिसिएशन एक सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है, एक फेयर प्रोपोर्शन आपको ईच ईयर क्या करना है, डिप्रिसिएशन का दिखलाना पड़ेगा। जब तक वो फिक्स एसेट्स आप यूजफुल लाइफ है तब तक आपको दिखाना होगा। ये देखो ईच अकाउंटिंग पीरियड में दिखाना है, यानी ये 8 लाख का हमें डिप्रिसिएशन दिखाना है, इसका मार्केट वैल्यू से क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपको एक सिस्टमेटिक एलोकेशन करना है कि मैं हर ईयर इतना डिप्रिसिएशन दिखाऊंगा। तो ये जो परिभाषा आई है, डिप्रिसिएशन इज एलोकेटेड एज टू, क्या लिखा हुआ है, चार्ज ए फेयर प्रोपोर्शन ऑफ द डिप्रिसिएबल अमाउंट। वो अमाउंट है जिसमें मैं डिप्रिसिएशन दिखाऊंगा, आपको ईच ईयर फेयर प्रोपोर्शन दिखाना होगा। एक छात्र बोला सर आप बोले सिस्टमेटिक एलोकेशन। हाँ, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख है, कहानी बता दे रहा हूँ क्या होता है, सिस्टमेटिक क्या होता है। अब इस बिल्डिंग का स्टूडेंट मैं डिप्रिसिएशन दिखाऊंगा, सपोज लैंड का नहीं, किसका, मान लीजिए बिल्डिंग 10 लाख की है। अब बताइए ये हो गया बिल्डिंग का क्या, यही है डिप्रिसिएबल अमाउंट जिस पे हमें डिप्रिसिएशन दिखाना है। तो डिप्रिसिएबल अमाउंट कितना हुआ, 10 लाख। मैं मान लेता हूँ स्क्रैप वैल्यू, एक बार सोचता हूँ सपोज नहीं है। अब ये बिल्डिंग 10 लाख की है, मान लीजिए इसका, अब सुनिए ना, क्वेश्चन में लिखा है यूजफुल लाइफ इसका 10 ईयर्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। ये जो डिवीजन हुआ यही हुआ एलोकेशन। आप बांट दिए, कितना हिस्सा, हर ईयर कितना होगा, हर ईयर माने फर्स्ट ईयर में हम मानेंगे कि हमने बिल्डिंग का 1 लाख का डिप्रिसिएशन हो गया। ये देखिए अब मिला के देखिए, डिप्रिसिएशन तब एक एलोकेशन हुआ, कितना बांटे, 10 लाख में से केवल 1 लाख आप ईच अकाउंटिंग ईयर यानी फर्स्ट ईयर में, वो जो वही ये जो पोर्शन है इसी को यहाँ बोला गया फेयर प्रोपोर्शन, वो उचित होगा। सिस्टमेटिक कैसे हो गया, तो बताइए बिल्डिंग में पंकज जब हम रहते हैं तो बिल्डिंग में मान ली इस जगह में मैं रह रहा हूँ, तो मैं कहूँगा इस साल मैंने बहुत ज़्यादा रहा, अगले साल बहुत कम रहा, ऐसा थोड़ी कहेंगे। तो हम मानेंगे हम बिल्डिंग का यूज तो क्या कर रहे हैं, बराबर बराबर। तो फेयर प्रोपोर्शन क्या हुआ, हर ईयर का तब क्या करूंगा मैं 1 लाख दिखाऊंगा। ये बेस्ट लग रहा है, ये देखो फेयर हो गया, उचित। फिर कितना होगा, सेकेंड ईयर में 1 लाख का डिप्रिसिएशन होगा, समझे। थर्ड ईयर में क्या हो गया, 1 लाख। इसी को कहते हैं, अब सुनिए ना, सर को क्यों नहीं सुन रहे, इसी को कहते हैं एलोकेट करना, बांट दिए। यानी आप फिक्स एसेट्स के वैल्यू को 10 हिस्सों में क्या कर दोगे, अभी भी नहीं समझे। 10th ईयर में भी तो कितना डिप्रिसिएशन होगा, 1 लाख पंकज। यही होता है फेयर प्रोपोर्शन। उचित क्या हो गया, फेयर मैंने आपको लग रहा है 1-1 लाख, और ये सिस्टमेटिक हुआ। हाँ,
हर ईयर मैं मानूंगा मैं बिल्डिंग का बराबर यूज कर रहा हूं, तो हर ईयर में 1-1 लाख करके डिप्रिसिएशन जो दिखाए, इसी को बोला गया है फेयर प्रोपोर्शन। डिप्रिसिएबल अमाउंट यहाँ पे 10 लाख, यूजफुल लाइफ, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ मुझे लग रहा है मैं 10 साल चलाऊंगा, और ईच अकाउंटिंग ईयर में हम एसेट्स को इस तरह से एलोकेट कर दिए। इस एलोकेशन को ही क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन। वो अमाउंट जो मेजर किए 1 लाख, ये डिप्रिसिएशन हुआ। ये होता है फेयर और सिस्टमेटिक, यही सिस्टमेटिक है। लेकिन यही कब फॉलो नहीं होगा? मशीनरी। मशीन अगर मैं 10 लाख की खरीदता हूं तो कोई बोलेगा सर मशीन का हर ईयर हम बराबर यूज किए हैं, तो थोड़ा सा डाउट आता है। मशीन का बराबर यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है। शुरू में हम अच्छा यूज करेंगे और धीरे धीरे मशीन रिपेयर्स में क्या होगा? ज़्यादा जाएगा, कभी कभी धोखा देगा, तो माना जाता है कि वहाँ पे मैं हर ईयर बराबर यूज नहीं करता हूँ, तो वहाँ पे डिप्रिसिएशन हम स्ट्रेट लाइन में नहीं करके क्या करते हैं? WDB पे कर देते हैं। तो ये होता है सर सिस्टमेटिक। वो आपको देखना है कि कहाँ कौन सा मेथड हाँ स्वीटेबल है। सिस्टमेटिक मेथड है, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है। जैसे कंप्यूटर का नॉर्मली ईयर बेसिस पे डिप्रिसिएशन नहीं करके हम आवरली बेसिस पे कर सकते हैं। कंप्यूटर तो जितना आवर ज़्यादा चलाओगे उतना डिप्रिसिएशन होगा। तो कंप्यूटर के लिए मैं अगर सिस्टमेटिक एलोकेशन करूँ, तो एक दोस्त को मैंने बोला देख आज मैं इस साल 400 घंटा यूज़ किया, अगले साल 800 घंटा यूज़ किया। अभी कोरोना पीरियड में सब काम कंप्यूटर में ही हो रहा है, तो कंप्यूटर का हम यूज़ तो ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन दिनों में नहीं लेकर क्या कर दिए? आवर के हिसाब से दिखा दिए। तो यही होता है सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन, यानी डिप्रिसिएशन एक सिस्टमेटिक एलोकेशन है। एक उचित वैल्यू आपको डिप्रिसिएशन का हर ईयर दिखाना है, इसी को कहते हैं बांटना। ये बढ़ गया, देख एसेट 10 भागों में बढ़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें लिखा है। और कब तक? यूजफुल लाइफ तक आपको दिखाना पड़ेगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मार्केट वैल्यू पे निर्भर नहीं करता है। मार्केट वैल्यू बढ़े या घटे, हमें हर ईयर एक सिस्टमेटिक एलोकेशन करना ही पड़ेगा, कितना मैं उसका यूज कर रहा हूं। जैसे हमारी आयु लीजिए, कोई बच्चा बोला सर मैं 22 साल का था, फिर 23 होंगे, वो बोला ना मैं 21 साल का हो गया सर। लेकिन हम मानेंगे हो हर ईयर क्या होता जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। वो बोला ना सर 22 साल में मेरा जो बनगट था देखने में था, 23 में मैं ज़्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ, एनर्जी ज़्यादा हो गई, मैं जिम में जाना लगा, तो मुझे लग रहा है मेरा आयु कम हो गया। हम मान लेंगे क्या? तो क्या हो गया? इसी तरह का एक सिस्टमेटिक वर्क है। सर हमारी आयु, आप जितना ही बॉडी फिट रख लो, हम तो यही मानेंगे, काउंट करेंगे तो भैया धीरे धीरे आप क्या हो रहे हो? आगे की तरफ बढ़ रहे हो। तो डिप्रिसिएशन भी वैसा ही है। चलिए अब कहानी बनता है कि डिप्रिसिएशन में इतना लिखने के बाद सर डिप्रिसिएशन वर्सेस अमोर्टाइजेशन, इसको एक हैश दीजिएगा, बड़ा ही मज़ेदार लिखेंगे। सर डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन क्या होता है? ये CA के हिसाब से पढ़ रहे हैं। सर डिप्रिसिएशन वर्सेस अमोर्टाइजेशन, इस टॉपिक्स को ऐसे हैश देके लिखिए। डिप्रिसिएशन इंक्लूड्स क्या इंक्लूड्स करता है? सुनिए, डिप्रिसिएशन इंक्लूड्स अमोर्टाइजेशन ऑफ assets whose यूजफुल लाइफ इज प्री डिटरमाइंड। अरे मजेदार लाइन लिखा गया है, यूजफुल लाइफ इज प्री डिटरमाइंड। एक छात्र पूछ रहा है, पंकज शर्मा, कि सर डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन है तो अलग अलग चीज। डिप्रिसिएशन किनका होता है? जो टेंजिबल फिक्स एसेट्स है, जो टेंजिबल प्रॉपर्टी प्लांट है, जिसको मैं आंखों से देख सकता हूं, तब मैं मानूंगा उसका। जैसे मार्कर बोर्ड में देख रहा हूं, तब मैं मानूंगा इसका घिसावट हो रहा है, वही तो हो रहा है, बाकायदा हम इसका यूज कर रहे हैं, तो फील होता है मैं यूज कर रहा हूं। तो डिप्रिसिएशन क्या होता है? फिजिकल आइटम का होता है, जिसको आप आंखों से देख पा रहे हो, छू पा रहे हो, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। लेकिन अमोर्टाइजेशन उस एसेट्स का होगा जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए वर्ड क्या नहीं होगा? डिप्रिसिएशन वर्ड नहीं आएगा। क्या वर्ड आएगा? अमोर्टाइजेशन। माने वो एसेट जिसको मैं आंखों से नहीं देख पा रहा हूं, बट वो बिजनेस में क्या हो रही है? यूज हो रही है। तो बोलते हैं डिप्रिसिएशन का मतलब होगा, डिप्रिसिएशन में अमोर्टाइजेशन भी इंक्लूड्स होगा, लेकिन उस एसेट्स का जिसका लाइफ आपको पता है इतने साल चलेगा। अच्छा, डिप्रिसिएशन तभी होता है जब उसका प्री डिटरमाइंड लाइफ हो। अगर लाइफ बहुत जिंदगी भर चलेगा तब हम डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे लैंड का क्यों नहीं डिप्रिसिएशन होगा? क्योंकि लैंड की लाइफ को हम यूजफुल लाइफ में नहीं बदल सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि ये जमीन जिस पे मेरा फैक्ट्री खड़ा है ये क्या होगा 10 साल चलेगी, तो जमीन तो चलती ही रहेगी। तो जमीन की लाइफ कहीं भी हम प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते कब तक चलेगा, इसीलिए हम जमीन पे क्या नहीं करते हैं? डिप्रिसिएशन नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ को मैं
मेजर नहीं कर पा रहा हूं, वो आजीवन चलता ही रहेगा, इसीलिए लैंड पे डिप्रिसिएशन नहीं होगा। लेकिन मजेदार कहानी उठ रहा है कि सर कोई इंटेंजिबल एसेट्स है तो उसके ऊपर अमोर्टाइजेशन होगा। तो बोलते हैं कौन सा एसेट जिसकी लाइफ आपको पता है ये अब तक चलेगा, वो प्री डिटरमाइंड है। जैसे मान लीजिए मैंने ट्रेडमार्क या पेटेंट एक इंटेंजिबल एसेट्स है, मैंने किसी गवर्नमेंट से क्या क्या पेटेंट हासिल कर लिया, गवर्नमेंट मुझे बोला कि सर 20 साल तक ये प्रोडक्ट क्या करो, आप ही बनाओ, आप ही बेचो, मैं इसका पेटेंट दे रहा हूं। पेटेंट मैंने एक तरह का मान लिया मुझे लाइसेंस मिला, तो कब तक का मिला, तो पेटेंट का भी क्या होगा, डिप्रिसिएशन होगा, 20 सालों में करना, क्योंकि पेटेंट की लाइफ प्री डिटरमाइन कितने साल तक, 20 साल तक, जिसका लाइफ प्री डिटर आपको मालूम है, तो उनका भी डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन इंक्लूड्स क्या, अमोर्टाइजेशन। ये लाइन कृपया आप लोग याद रखिएगा। अब आता है अमोर्टाइजेशन क्या होता है, स्टूडेंट मैंने बोल ही दिया, कोई इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यू में क्या होता है, हाँ, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यू जो होती है ड्यू टू एक्सप्लोरेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, हम उसका यूज कर रहे हैं। लेकिन डिप्लीशन चीज अलग होती है, क्या, अब हम लोग टॉपिक बनाएंगे सर, डिप्रिसिएशन एक हुआ, एक अमोर्टाइजेशन। सवाल बनता है क्या, डिप्लीशन किसके लिए यूज करते हैं, डिप्लीशन वर्ड, डिप्लीशन। तो लिखिए स्टूडेंट, डिप्लीशन क्या है, डिप्लीशन रेफर्स टू, डिप्लीशन refers to, REFERS, refers to the economic deterioration in the value of fixed assets, in the value of in the value of natural resources, लिख दो, natural resources, resources, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल, ब्रैकेट में लिखना नॉन रिन्यूएबल टेंजिबल फिक्स एसेट्स और टेंजिबल फिक्स एसेट्स लिखो। देखो अभी समझा दूंगा, आप लोग को पता है, तो यार ना डिप्लीशन एक अलग वर्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा ना, अराइजिंग ड्यू टू इट्स, अराइजिंग ड्यू टू इट्स ITS DUE, ड्यू टू इट्स एग्जॉशन, एग्जॉशन EXHAUSTION, ये काम आएगा। एग्जाम्पल, ऑयल वेल्स, माइंस, MINES, माइंस, क्लियर कीजिएगा, एटसेट्रा। अब कहानी बना रहा हूं सर, अमोर्टाइजेशन किस एसेट्स पे होगा, जो इंटेंजिबल एसेट्स है, जिसकी लाइफ मुझे पता है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इनका क्या होगा, अमोर्टाइजेशन। अरे ये कोई फिजिकल सामान थोड़ी है। लेकिन डिप्लीशन क्या होता है, डिप्लीशन का मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, किसी, मान लीजिए क्या होगा, नेचुरल रिसोर्स जो हमें सर गिफ्ट मिला है प्रकृति की तरफ से, नेचुरल रिसोर्सेस जिसको इंसानों ने नहीं बनाया, ऑलरेडी अवेलेबल है, तो बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस का आप क्या कर रहे हो, उसका सर आप अपने इकोनॉमिक काम में उसको यूज कर ले रहे हो। तो इकोनॉमिक डिटेरियोरेशन मतलब कमी हो रही है उसकी, उसका सर आप क्या कर ले रहे हो, यूज कर ले रहे हो, किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का। तो बोलता है कि सर डिप्लीशन का मतलब होता है उसकी वैल्यू में, नेचुरल रिसोर्स की वैल्यू में इकोनॉमिक डिटेरियोरेशन हो रहा है, इन द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल, उसको हम फिर से क्या नहीं कर सकते, रिन्यू नहीं कर सकते, फिर से बनाया नहीं जा सकता, उसका भंडार धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते चला जाएगा। टेंजिबल होता है वो, अराइजिंग क्यों हुआ, ड्यू टू इट्स एग्जॉक्शन, मैं उसका क्या कर रहा हूँ सर, यूज कर ले रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया, जब सर जो तेल होता है, तेल की जो सर कुएं होते हैं बड़े बड़े, नहीं देखे, तेल का कुआं, उससे हम तेल क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो तेल को तो साइंस बना नहीं सकता, समझ में आ रहा है, वो तो क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, तो उसका क्या हो गया, डिप्लीशन हो गया, उसके भंडार में कमी हो रही है, और जिसको आप ग्रो नहीं कर सकते। फिर क्या, माइंस, जैसे कोल माइंस, कोयले की खान, कोयला तो सर नेचुरल रिसोर्स है, आप उसका क्या कर रहे हो, उसको एग्जॉशन मैंने जमीन से निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वो जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके वैल्यू में जो गिरावट होगी इस तरह से, उसको क्या कहना, वो डिप्लीशन माना जाता है। जैसे लिख तो दिए,
ऑयल वेल्स एग्जाम्पल तो लिखे, फिर क्या है, माइंस, इनका होता है डिप्लीशन, और अमोर्टाइजेशन होता है इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स का, और डिप्रिसिएशन होगा टेंजिबल फिक्स एसेट्स का। और डिप्रिसिएशन होने की शर्त क्या है कि डिप्रिसिएशन किसका किसका होगा, मैंने अभी बताया था कि कोई भी फिक्स एसेट जिसका आप प्रोडक्शन में यूज करते हो, या जिसके द्वारा गुड्स का सप्लाई करते हो या सर्विस देते हो, उस फिक्स एसेट से। या लिखा है रेंटल टू अदर्स, रेंटल, जिस फिक्स एसेट्स को मैं दूसरों पे क्या किया हूँ, भाड़ा पे देकर रखा हूँ, मेरा उद्देश्य है रेंट कमाना, लेकिन मैंने तो फिक्स एसेट्स क्या किए, रेंट पे दिए, तो उसका क्या होगा, डिप्रिसिएशन होगा। और तीसरा हम लोग पढ़े डिप्रिसिएशन उस फिक्स एसेट्स का भी, या प्रॉपर्टी प्लांट है जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज में आप यूज करते हो। एग्जांपल दिए कंप्यूटर, कंप्यूटर से हम पूरी व्यवस्था क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मेरा मान लो 5 लाख का कंप्यूटर लगा, तो उसका भी तो क्या होगा, डिप्रिसिएशन होगा। मशीन प्रोडक्शन में यूज होगा, उसका भी होगा। और मैं रेंट में दे रहा हूँ कोई प्रॉपर्टी फिक्स है, तो उसका भी होगा। और जिसकी लाइफ क्या होनी चाहिए, मोर देन 12 मंथ्स होगा, तब वो होता है एलिजिबल एसेट्स फॉर डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन एक याद रख लेना, जो लिखा, और ये चीज़ों को आपको समझना बहुत क्या है, जरूरी है, ये ध्यान रखना। स्टूडेंट, अब आता है सर, आप लिख रहे थे कहीं कहीं लिखे थे डिप्रिसिएबल, अब आता है सर डिप्रिसिएबल एसेट्स किसे कहेंगे, कौन सी एसेट्स है जिसपे हमें, मान ले पंकज पूछा सर डिप्रिसिएशन किस एसेट्स पे दिखाते हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहे हैं डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएबल एसेट्स का होगा। किसका, जो एसेट्स डिप्रिसिएशन लायक है उसी का क्या होगा। तो मैं समझूंगा कैसे कि सर ये एसेट डिप्रिसिएशन लायक है या नहीं है। जैसे लैंड का नहीं होता है, क्यों, क्योंकि लैंड की लाइफ हम मेजर नहीं कर पाएंगे। लैंड कब तक चलेगा, 1000 साल पहले भी था और अभी भी, और लगता आगे भी रहेगा, तो लैंड तो खत्म नहीं होगा। तो लैंड का कैसे डिप्रिसिएशन हो सकता है। बच्चे कहते हैं लैंड का दाम बढ़ता है, वो गलत बोल रहा है, लैंड की लाइफ को मैं मेजर नहीं कर सकता। तो हमें जानना है कि सर तब डिप्रिसिएशन ये कहना फिक्स एसेट्स का होता है, तो गलत कहते हैं ना, फिक्स एसेट्स का नहीं होगा। किस एसेट्स का होता है, डिप्रिसिएबल एसेट, जो डिप्रिसिएशन लायक है, मतलब उसमें कंडीशन फुलफिल करेगी तो मैं उसका डिप्रिसिएशन दिखाऊंगा, और अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी तो वो ऐसे, जैसे इन्वेस्टमेंट का डिप्रिसिएशन नहीं होता है, जैसे कैश का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो सवाल है क्योंकि उसमें डिप्रिसिएबल एसेट्स की क्या नहीं है, खूबी नहीं है। तो हमें जानना पड़ेगा, एएस में लिखा हुआ है, बच्चों को आप पढ़ाइए, आप डिप्रिसिएबल एसेट्स क्या है। मैं इंड एएस 16 की तरह से चल रहा हूँ, तो देखिए आज एक मजेदार कहानी सीखेंगे, डिप्रिसिएबल एसेट्स क्या होती है सर। डिप्रिसिएबल एसेट्स हम किसे कहेंगे, ये काम आएगा, ट्रू फॉल्स एमसीक्यू सब जगह लिखे। डिप्रिसिएबल एसेट्स आर एसेट्स, बहुत ही मजेदार लिखेंगे, डिप्रिसिएबल, तो बार बार गलती हो रहा है आज, डिप्रिसिएबल है, एसेट्स आर एसेट्स, डिप्रिसिएबल एसेट्स आर एसेट्स विच, ए देखिए मजेदार चीज देखिए, विच, जिसमें ये खूबी होगी। पॉइंट ए, आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड, आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड, आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, वन अकाउंटिंग पीरियड। देखिए ये मैं पूछूंगा झबर, थोड़ा सा समझे। डिप्रिसिएबल एसेट्स उस एसेट्स को कहूंगा जिसका मैं उपयोग, मैं उम्मीद, एक्सपेक्टेड लगाए ना, पक्की नहीं है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं उसका यूज क्या करूंगा, 1 साल से ज्यादा के लिए करूंगा। क्या भैया, 1 ईयर से ज्यादा के लिए उसका मैंने एक्सपेक्टेड, मैंने आप उम्मीद कर रहे हो कि वो 1 साल से ज्यादा मैं अकाउंटिंग ईयर उसका यूज करूंगा। हैव ए लिमिटेड यूजफुल लाइफ, ओ सर हैव ए लिमिटेड, इसमें फंस जाओगे, यूजफुल लाइफ। अब सुनिए ये मजेदार है, अच्छा जिसकी लाइफ क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड और यूजफुल लाइफ। लिमिटेड मतलब वो जिंदगी भर नहीं चलेगा, लाइफ टाइम चलता है, उसकी लाइफ लिमिटेड होगी। जैसे बताइए आप लोग कंप्यूटर खरीदते हो, 25,000 रुपया लगा, अब झबर बोलता है सर 25,000 का खरीद क्या, यही सोचा था आज खरीदा हूं, अभी मेरी उम्र 16 साल है तो इसको 80 साल तक यूज करूंगा। पॉसिबल है क्या, वर्मा पॉसिबल है, झबर पॉसिबल है। तो झबर इसका ने तुमको लग रहा है कि सर कंप्यूटर एक दिन क्या होगा, उसकी लाइफ है लिमिटेड है, उसके बाद वो काम नहीं करेगा, उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी। मैं उसका, तो मान ले जब आप खरीदे हो तो इंजीनियर कह रहा है कि सर कंप्यूटर की लाइफ आप मान के चलो 4 साल वसूल कर लिए तो काफी है, तो उसका लाइफ क्या हो गया, लिमिटेड ना अनलिमिटेड, यानी लिमिटेड लाइफ होगा।
तब हमें डिप्रिसिएशन क्या करना है, दिखाना। आपको मालूम है इतने साल चलेगा तब, इसीलिए कार पे होता है। कार क्या जिंदगी भर चलेगी ना, नहीं समझे क्या, चलता ही रहेगा। कार का भी एक लाइफ क्या है, लिमिटेड है। जैसे हम घर में स्टूडेंट ये ट्यूब खरीदते हैं आजकल, 100-200 रुपये में एक ट्यूब लाए, देख के लगता है एक बार सर लगा दिए हैं तो ये चलता ही रहेगा ना, ऑटोमेटिक एक दिन क्या होगा, इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो भाई जिसकी लाइफ खत्म होने वाली है तो उस एसेट्स का आप डिप्रिसिएशन दिखाओगे, और जो अनलिमिटेड चलेगा जैसे लैंड, उसका डिप्रिसिएशन नहीं होता है। तीसरा लिखा है आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज, आर हेल्ड बाई एन एंटरप्राइज मतलब मान लो कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई भी, आर हेल्ड बाई एन एंटरप्राइज फॉर यूज इन क्यों, मैं उसको कंपनी वाले रखे हैं, फर्म रखी है, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन और क्या, सप्लाई ऑफ क्या, गुड्स लिखो, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड क्या लिखना, एंड सर्विसेज, फॉर रेंटल टू अदर्स, फॉर रेंटल टू अदर्स, लिखिए विद्यार्थी, फॉर रेंटल टू अदर्स, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, एंड नॉट फॉर पर्पज ऑफ सेल, पर्पज ऑफ सेल ऐसे एली इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मजेदार डेफिनेशन है, ऑर्डिनरी NR है, कोर्स ऑफ बिजनेस, COURSE। अब इसकी परिभाषा समझते हैं। सर झबर हम डिप्रिसिएशन किसका दिखाएंगे, बच्चा पूछ रहा है, तो AS कह रहा है कि भाई डिप्रिसिएशन हमेशा किसका दिखाओ, डिप्रिसिएबल एसेट्स का। तो हम जो कहते हैं ना फिक्स एसेट्स का होता है, फिक्स एसेट्स में तो लैंड आएगा ही नहीं, लैंड का कहां से डिप्रिसिएशन होगा, इसीलिए अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, आप कहिएगा कि डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएबल एसेट्स का होता है। और डिप्रिसिएबल एसेट्स वो एसेट्स है जिसको आपको पता है कि उसकी लाइफ 1 साल से क्या है, 1 अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा है, फिर उसकी लाइफ लिमिटेड होनी चाहिए, अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, लिमिटेड लाइफ है। और उस एसेट्स को मैंने क्यों खरीदा है, एंटरप्राइज क्यों खरीदा है, या तो मैं उसका प्रोडक्शन में यूज करूंगा, उसको नहीं बेचूंगा, प्रोडक्शन करके सामान बेचेंगे बट मशीन तो मेरे पास रह जाएगी, या फिर मैं उसके द्वारा गुड्स या सर्विस क्या करूंगा, सप्लाई करूंगा, या मैं उस एसेट्स को रेंटल में दूंगा, रेंटल मैंने भाड़ा पे दूंगा, रेंटल पे दूंगा, और या मैं उस एसेट्स का एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज में यूज करूंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज समझ में, जैसे कंप्यूटर का एग्जांपल लिए थे, पूरा क्या हो गया व्यवस्था मैं एक जगह से कंट्रोल कर ले रहा हूं, उसके लिए यूज करूंगा। लेकिन कभी भी मैं उसको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल के लिए नहीं लाया हूं। अगर मैं सेल के लिए लाया हूं, सेल के लिए लाया हूं, तो वो डिप्रिसिएबल एसेट्स में नहीं आएगा, या आ सकता है। व्हाट इज डिप्रिसिएबल एसेट्स, तो डिप्रिसिएबल एसेट्स कौन सा हुआ, जिसका लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, आप एक्सपेक्टेड है, मैंने अंदाजा लगाया 1 साल से ज्यादा चलेगा, फिर बोलने दीजिए, हाँ लिमिटेड लाइफ है, जिंदगी भर नहीं चलेगी, और उसको मैं प्रोडक्शन पर्पज में यूज करूंगा, उसके द्वारा मैं गुड्स या सर्विस सप्लाई करूंगा, या रेंटल टू अदर्स, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, बट नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल। अगर सेल के लिए लाऊंगा तो वो डिप्रिसिएबल एसेट्स है ही नहीं, और डिप्रिसिएबल एसेट्स का ही हमें डिप्रिसिएशन क्या करना है, चार्ज करना है, ये एस कह रहे हैं। अब अरे डिप्रिसिएबल अमाउंट क्या होता है, नाउ द न्यू टर्म एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन AS 16 या AS 10 जो हमारा था पहले वाला, वो लोग बोल रहे हैं बच्चों को पढ़ाइए डिप्रिसिएबल एसेट्स नहीं, क्या पढ़ेंगे, लीजिए भैया डिप्रिसिएबल अमाउंट क्या होता है। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। बोले नहीं सर ये चैप्टर इतना खूबसूरत है, इतना आपको CA इंटर में काम आएगा, आप सोच नहीं पाओगे ये सब चैप्टर। तो स्टूडेंट क्या हो गया, डिप्रिसिएबल अमाउंट क्या है, पंकज शर्मा फंस गए ना सर, ये डिप्रिसिएबल एसेट्स था, और ये हाँ जिस अमाउंट पे हम डिप्रिसिएशन दिखलाएंगे उसको कहेंगे डिप्रिसिएबल अमाउंट। तो सर होता क्या है डिप्रिसिएबल अमाउंट,
ऑफ ए डिप्रिसिएबल एसेट्स, depreciable amount of a depreciable asset, of a depreciable asset is its historical cost, is its, ठीक है, तो लिखना इज क्या, इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट वर्ड है, सब समझ में आएगा, पानी की तरह समझ जाएंगे हम। सर क्या लिख रहे हो आप पहली बार कर रहे हो उस तरह का हिस्टोरिकल कॉस्ट, HISTO, हाँ। और अदर अमाउंट, और अदर क्या अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड, SUBSTITUTED, सब्स्टिट्यूटेड, ये टी है, TI, सब्स्टिट्यूटेड फॉर हिस्टोरिकल कॉस्ट, फॉर, मैं बताऊंगा मीनिंग क्या है, बड़ा इजी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, फॉर हिस्टोरिकल कॉस्ट इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेस, ये देखो मजेदार चीज तो अब लिखा है टीचर ने, लेस द एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, द एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, ये देखो एएस क्या कह रहा है सर, अकाउंट रेजिडुअल वैल्यू, ये होता है सर हमारा क्या, डिप्रिसिएबल अमाउंट। झबर बोला सर कुछ समझा नहीं, या मान लो वर्मा बोल रहा है सर क्या लिखे, देखो डिप्रिसिएबल एसेट्स तो वो एसेट्स है जिस पे हम डिप्रिसिएशन दिखलाएंगे, लेकिन किस रुपये पे, झबर पंकज शर्मा बोलता है सर कितने रुपए पे डिप्रिसिएशन दिखाऊं, जितने में खरीदा है उस पे, हाँ। डिप्रिसिएबल अमाउंट होता है जो उस एसेट्स का हिस्टोरिकल कॉस्ट है। हिस्टोरिकल कॉस्ट झबर क्या होता है सुने, हाँ, मान ली ये मार्कर बोर्ड मैंने 10,000 रुपये में खरीदा, क्या हो गया, इसी को कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो गुजर चुका है ना, आने वाला है, गुजर गया, वही हिस्टोरिकल कॉस्ट। आपने एक कंप्यूटर खरीदा 40,000 में, हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो डिप्रिसिएबल अमाउंट क्या होता है, उस एसेट्स को आप जितने में क्या किए, खरीदे, हिस्टोरिकल कॉस्ट। लेकिन ना सर, वो कॉस्ट अगर बदल जाए तो बाद में, तो बोलता है कोई दूसरा अमाउंट जो सब्स्टिट्यूटेड हो गया, बदल गया हिस्टोरिकल कॉस्ट के बदले, तब उस अमाउंट पे होगा। मान ले 5 साल हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन दिखाने बोल रहे हैं, दिखाएंगे, लेकिन हो सकता है कि उसकी वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्यों किए, मान लीजिए हम एसेट्स का रिवैल्यूएशन कर देते हैं पार्टनरशिप में, बिल्डिंग 10 लाख की थी, नया पार्टनर आ रहा है 12 लाख का, तो 10 लाख तो धरा रह गया, अब कितना हो गया 12 लाख। तो 12 लाख कौन सा अमाउंट है, हिस्टोरिकल ना, सब्स्टिट्यूट हो गया, वो बदल गया, किसके बदले आ गया, तो या उस अमाउंट पे दिखाते हैं। तो डिप्रिसिएबल अमाउंट कौन सा अमाउंट है सर, कहीं भी हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं है, कभी कभी हिस्टोरिकल कॉस्ट या कोई दूसरा अमाउंट जो किसी वजह से सब्स्टिट्यूट हो गया था आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट में, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट में, और उससे उस एसेट्स का रेजिडुअल वैल्यू घटेगा। माने मुझे लग रहा है शुरू उस एसेट्स को मैं जब यूजफुल लाइफ खत्म होगी तो बेचने पे कुछ पैसा मिलेगा, वो घटाकर डिप्रिसिएशन दिखाना है। सर पढ़ने नहीं पड़ा, देख लीजिए, थोड़ा देख लेना। तो डिप्रिसिएबल अमाउंट क्या हो गया, एक बार लिखोगे नहीं, उसका जो भी कॉस्ट है या अदर वैल्यू और माइनस, हाँ उससे झबर, हाँ रेजिडुअल वैल्यू वो वैल्यू है जो यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद मुझे बेचने पे मिलेगा, उस अमाउंट को डिप्रिसिएशन। मान लो पंकज हमारा कॉस्ट है 1 लाख और मुझे लग रहा है बेचने पे मुझे 10,000 मिलेगा, तो आपको डिप्रिसिएशन बोल 90,000 पे दिखाना होगा। इसीलिए हम 11 में तुम कहीं भी पढ़े हो तो टीचर लोग लिखवाते थे कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये एएस ने लिखा है कि आप उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं, उससे क्या घटा देना, बेचने पे जो पैसा मिलता है यूजफुल लाइफ के बाद। रेजिडुअल वैल्यू वो वैल्यू है जो बेचने पे कभी मिलेगा यूजफुल, उसको इससे क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, वो होता है डिप्रिसिएबल अमाउंट। ये क्लियर कीजिएगा। तो ये डिप्रिसिएबल अमाउंट का ये हुआ। तो सर डिप्रिसिएबल एसेट अलग चीज है और डिप्रिसिएबल अमाउंट अलग चीज है। डिप्रिसिएशन वर्ड अलग है, अमोर्टाइजेशन वर्ड अलग है, डिप्लीशन वर्ड क्या है, अलग है। सर अब कहानी बनता है सर इसके आगे वाला, सुनिए, मिटाऊं
सर अब आप कहानी बनाएंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यूजफुल लाइफ क्या होता है। बच्चा पूछ रहा है सर यूजफुल लाइफ, नहीं समझे, यूजफुल लाइफ, तो सर यूजफुल लाइफ हम किसे कहेंगे। तो कभी कभी यूजफुल लाइफ कम होती है और उसका फिजिकल लाइफ, अरे बोलिए, ज़्यादा होता है। आप तो इतना तो कर ही पाओगे। तो बच्चा अब हम लोग ध्यान देते हैं, सर यूजफुल लाइफ हम किसे कहेंगे, व्हाट इज यूजफुल लाइफ, ये भी लिखा हुआ है। यूजफुल लाइफ इज, ये अलग टाइप का चैप्टर है। नंबर 1 सर यूजफुल लाइफ क्या, नंबर 1 द पीरियड ओवर विच क्या, विच ए डिप्रिसिएबल एसेट जिस पे हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ए डिप्रिसिएबल एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड, इज EXPECTD, एक्सपेक्टेड टू बी क्या, यूज्ड, इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय द एंटरप्राइज, बाय द एंटरप्राइज मतलब भैया फर्म, एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी। तो समझ गए जबर। यूजफुल लाइफ क्या है, बोलता है यूजफुल लाइफ होता है कि आप उम्मीद कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इतने समय तक क्या कर लूंगा और उसको यूज कर लूंगा, उतने समय में मैं उसका पूरा बेनिफिट ले लूंगा। मतलब वो तभी तक, अभी भी नहीं समझा था। पीरियड मतलब यहाँ पे समय, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 महीना, 10 महीना। तो पीरियड ओवर विच एक एसेट, डिप्रिसिएबल एसेट वाली एसेट, नहीं समझे आप, इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं इतने समय तक इसका क्या होगा, मैं इसको यूजफुल लाइफ हो गया, जितने साल तक आप उसे क्या करोगे, यूज करोगे, या जितने आवर यूज करोगे। मान लेते हैं एक कहानी बना रहे हैं स्टूडेंट, मान ले मैं कंप्यूटर लाया, मुझे इंजीनियर बोला दादा 4 साल आप यूज कर सकते हो, तो वो एस्टिमेट क्या किया 4 साल। लेकिन मैं बोला ना साल में मत बोल, मैं तो दिन भर ही चलाऊंगा 24 घंटा। बोला ना अगर मैं तो सोचा था आप दिन में 4 घंटा चलाओगे, आप तो बोलते दिन ही भर कंप्यूटर चलाओगे, तो वो आवर में बोल दिया। वो बोला ना सर इसका यूजफुल लाइफ 5000 आवर है, मतलब उस कंप्यूटर को आप 5000 आवर चला लिए तो उसका लाइफ क्या खत्म। तो 5000 आवर, समझा, ईयर में नहीं बोलकर किस में बोल दिया, आवर में। मान लो मैंने कोई मशीन लाई, उससे मैं प्रोडक्शन करूंगा, प्रोडक्शन कुछ बनाऊंगा, शर्ट बनाऊंगा। बोला ये मशीन मेरे को, पंकज बोला सर ये जो शर्ट वाला मशीन लाए 5 साल चलेगा। लेकिन एक दूसरा इंजीनियर बोला ना सर ऐसे नहीं, इस मशीन से आप ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 शर्ट बना सकते हो, 10,000 ऐसे शर्ट बना सकते हो। तब क्या हो गया, उसका यूजफुल लाइफ कितना है, 10,000 शर्ट है, बस उसके बाद वो यूजलेस हो गई। तो यूजफुल लाइफ का मतलब होता है, एक तो लिखा है पीरियड, आप कितने समय तक उम्मीद कर रहे हो कि उसका आप यूजफुल यूज में ले लोगे, या लिखा है वही तो जो मैं बोल रहा था, द नंबर ऑफ प्रोडक्शन, द NO का मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ क्या, प्रोडक्शन। तो लिखिए द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट, और सिमिलर क्या यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड, एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड, OBTAINED, एक्सपेक्टेड EX है, expected to be obtained from the use of the assets, from the use of the asset, use of the asset by the enterprise। enterprise किसको बोल रहे हैं जबर, फर्म को, कंपनी को, एंटिटी जो भी है। तो सर यूजफुल लाइफ में 2 वर्ड आई है, ध्यान से समझ में आया विद्यार्थी। यूजफुल लाइफ में 2 वर्ड आ रहा है, आप उम्मीद कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इतने पीरियड तक यूज कर लूंगा, मान लो 5 साल, तो वो गया यूजफुल लाइफ। लेकिन अगर आप पीरियड में नहीं बोल रहे हो 5 साल, आप बोले कि बबलू भैया मैं इस एसेट से 10,000 यूनिट का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर, तो उसका यूजफुल लाइफ क्या माना जाएगा, यूनिट में भी बोल सकता है, आवर में भी एक्सप्रेस हो सकता है। तो बोलते हैं यूजफुल लाइफ दोनों हो सकता है, आप कितनी यूनिट का पूरी लाइफ टाइम में उसका प्रोडक्शन, उससे यूनिट ऑब्टेन कर सकते हो। तो यूनिट में भी हो सकता है, कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्शन करो वो भी हो सकता है, और पीरियड में भी हो सकता है। पीरियड में आपको लगता है यूजफुल लाइफ 10 साल है तो 10 भी हो सकता है। तो ये हो गया यूजफुल लाइफ। बट यूजफुल लाइफ एंड फिजिकल लाइफ क्या नहीं है, दोनों सेम नहीं है।
तो कहीं नोट में लिखिए, एमसीक्यू में काम आएगा तो ट्रू फॉल्स में लिखिए यूजफुल लाइफ इज नॉट सेम एज फिजिकल लाइफ। जबरदस्त काम आएगा ना भाई। यूजफुल लाइफ इज क्या, नॉट सेम एज क्या, फिजिकल लाइफ। ये याद रखिएगा भैया, ऑफ एन एसेट भी लिख दो, ऑफ एन एसेट। ये जबरदस्त लाइन लिखे कि यूजफुल लाइफ और फिजिकल लाइफ क्या नहीं है, सेम नहीं है। अच्छा, समझ में आ रहा है? अब आता है सर यूजफुल लाइफ, सुनिए इधर पंकज शर्मा, यूजफुल लाइफ मैंने जो लिखा है ये कहानी नहीं लिखवा रहा हूं। बोलता है एन एसेट मे बी स्टिल एग्जिस्ट फिजिकली। बोलता है एक एसेट्स का यूजफुल लाइफ खत्म हो गया लेकिन वो फिर भी वहां पे खड़ा है, पड़ा हुआ है, तो उसका डिप्रिसिएशन फिर मैं चार्ज नहीं करूंगा। डिप्रिसिएशन कितने समय में करेंगे, यूजफुल लाइफ के भीतर करना होगा, जितने साल आप उसका यूज। जैसे टैक्सी, मान ले टैक्सी को कोई ड्राइवर चलाता है तो गवर्नमेंट ने वार्निंग दिया, ए टैक्सी वाले 15 साल से ज्यादा रास्ते में नहीं चलाने दूंगा। 15 टैक्सी वाला सोच के लाया कि सर ये एसेट्स का लाइफ तो 25 साल है, मैं एम्बेसडर कार खरीदा हूं 25 साल तक बिगड़ेगा नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या रिस्ट्रिक्शन दे दिया 15 साल, तो यूजफुल लाइफ क्या हो गया, तो आपको डिप्रिसिएशन 15 साल में दिखाना है। ये कहानी पड़े। अब आता है कि सर यूजफुल लाइफ निकालते समय हमें किन किन पहलुओं पे ध्यान देना है। मान लो कोई व्यक्ति बोला है इसका यूजफुल लाइफ बता, तो फिक्स है, तो बताऊंगा कैसे। तो यूजफुल लाइफ बताने का कुछ क्या होता है, फैक्टर है जिसके ऊपर यूजफुल लाइफ क्या करेगी, अरे निर्भर करेगी, डिपेंड करेगी। एक तो हैज देके स्टार्ट कीजिए, सर क्या क्या फैक्टर है जिसके द्वारा हम विद्यार्थी या एक एक्सपर्ट पता लगाएगा कि भैया यूजफुल लाइफ, इसको इस तरह से हम इन सब फैक्टर को देखेंगे। तो लिखिए द फॉलोइंग फैक्टर, द क्या, फॉलोइंग क्या फैक्टर, द फॉलोइंग फैक्टर मस्ट बी टेकन, मस्ट बी टेकन मैंने लिया क्या, जाना चाहिए, मस्ट बी टेकन फॉर डिटरमाइनिंग, डिटरमाइनिंग मतलब भैया क्या करना, पता लगाने, फॉर डिटरमाइनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। सर कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से सर ऐसे एलिमेंट है जिस पे यूजफुल लाइफ डिसाइड करेगा। तो नंबर वन आप देखिएगा यूजफुल लाइफ निकालते समय लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल लिमिट, कॉन्ट्रैक्चुअल लिमिट समझ में आ रहा है? देखो तो आपको लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल लिमिट देखना पड़ेगा। एक छात्र बोला सर समझे नहीं, तो झबर एक एसेट्स का यूजफुल लाइफ, मैंने को एकदम बोला सर आप बताइए इस एसेट्स का यूजफुल लाइफ क्या होगा, तो मैं पहले पूछूंगा कि कहीं कोई कानूनी दाव पेच तो नहीं है। लॉ बोला जैसे टैक्सी के केस में, भाड़ा वाला के केस में क्या होगा, 15 साल भाड़ा में दौड़ेगा, फिर उस एसेट्स को बेकार है, रद्दी फेंक दे, तो कानून के मुताबिक उस एसेट्स का तब लाइफ ही कितना हो गया। अब तुम जिद कर रहे हैं कि ना सर मैं 25 साल तक तो इसको बिगड़ने ही नहीं दूंगा, खड़ी रहेगी लेकिन काम में नहीं आएगी। तो वही लिख रहा है कि कहीं कहीं लीगल, हमारे देश का कानून आपको बाध्य कर देगा कि इतने साल में क्या करना होगा, यूज करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो गया। तो इसका ना कहीं कहीं क्या होगा सर, लॉ ऑफ द कंट्री, हमारे देश का जो लॉ है लीगल या जिससे तुम लिए थे वहां कॉन्टेक्चुअल लिमिट है। जैसे पेटेंट राइट, आपको सरकार ने एक प्रोडक्ट बनाकर बेचने का पेटेंट दिया 10 ही साल, तो आप उस पेटेंट का यूज 10 साल करोगे, नहीं समझे। तो वहां पे कहीं कहीं हमें यूजफुल लाइफ क्या होता है, बांध देता है, उससे ज्यादा एज पर कॉन्टैक्ट वो होता है, कॉन्टेक्चुअल लिमिट हो गया, कॉन्टैक्ट बन गया है कि भैया जैसे मान ले लीज ओल्ड प्रॉपर्टी, लीज में ये एक बिल्डिंग लिया है, बबलू सर इसको बिल्डिंग दिया है, 12 साल से ज्यादा यूज नहीं करने दूंगा। अब 12 साल का मैं 12 लाख ले लिया तो उसकी लाइफ ही कितनी है, 12 साल, वो हो गया कॉन्टेक्चुअल लिमिट, तब यूजफुल लाइफ वहीं तक होगी। इन केस ऑफ पेटेंट, इन केस ऑफ पेटेंट में हो सकता है, ये पेटेंट समझते हो ना, मुझे राइट मिला है, कॉपीराइट आप जितने साल का बनवाओगे या गवर्नमेंट देगी
कॉपी राइट्स ETC एटसेट्रा। सर फिर यूजफुल लाइफ ऐसे भी होगा, अब देखना है एक्सट्रैक्शन EXTRACTION और कंजम्पशन आप कितना कंज्यूम कर पाओगे ये भी देखना होगा। हो सकता है कि लाइफ तो बहुत ज्यादा हो बट मैं कंज्यूम नहीं कर पाऊंगा, तो एक्सट्रैक्शन है। जैसे इन केस ऑफ माइंस, मान लो कि सर एक कोल माइंस है साहब, एक तो ये क्या है कोयला का खान है, कोल माइंस में मान ले 100 टन क्या है कोयला है। अब ये कोयल मान तुमने 10 लाख में ले ली, कितने में 10 लाख में तुम खरीद लिया। अब इसका डिप्रिसिएशन कैसे होगा, तो इंजीनियर कह रहा है कि सर 100 टन कोयला तो है बट हमें लग रहा है हम जिंदगी भर में क्या होगा 80 टन से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। तो मालूम है तब तुमको डिप्रिसिएशन क्या है, तो माना जाएगा तुम 10 लाख रुपए में जो कोल माइन खरीदा उसके बदले आपको वहां से सामान 80 टन ही मिलेगा। तो वही चीज मैं लिखा हूं कि आप एक्सट्रैक्ट कितना कर पाओगे, केवल कितना आपका इंजीनियर कह रहा है इससे ज्यादा हम होता है ना। जैसे हमारे पास तो 24 घंटा दिन का होता है, अब सोच हम 10 घंटा सो रहे हैं तो इफेक्टिव टाइम तो 14 घंटा ही हुआ, 2 घंटा में क्या हुआ नहाना धोना हुआ, बचा 12 घंटा, 4 घंटा फोन में रहे बचा 8 ही घंटा, बबलू बैग एक तो ट्यूशन की एक तो सर का किए तो 4 घंटा चला गया और 4 घंटा इधर उधर की बातों में लगे रहे, कहानी बनाए। तो मैं अपने क्या समय का मैक्सिमम यूज कर पा रहा हूं, नहीं किया जा सकता। वही चीज लिखे है कि एक्सट्रैक्शन में आप कितना निकाल पाओगे, तो मैं 80 टन निकाल पा रहा हूं तो डिप्रिसिएशन भी क्या होगा 80 टन के हिसाब से करेंगे। ये हो गया यूजफुल लाइफ। ये दो, अब इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा, छोड़ दे। अच्छा अब आता है कि सर हमारी संपत्ति, क्या मैंने जितना यूजफुल लाइफ सोचा था सर अगर उसके पहले ही उसका यूजफुल लाइफ मुझे लग रहा है खत्म हो गया। हाँ हो सकता है कि आपने जो पॉलिसी बनाई थी कि मैं 10 साल यूज करूंगा लेकिन यूज करने का मौका अरे नहीं मिला तो प्री मैच्योर्ड हो गया ना। तो लिखिए यूजफुल लाइफ कभी कभी उतना नहीं भी रह सकता है, बाद में इसके ऊपर क्वेश्चन है। यूजफुल लाइफ इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में गेट्स ओवर प्री मैच्योरिटी समझे, ड्यू टू फैक्टर लो, समझे कुछ तुम लोग विद्यार्थी। इसमें मैं लिखा रहा हूं क्या कि कभी कभी यूजफुल लाइफ क्या होगा, मैंने सोचा मैं इस एसेट्स का 10 साल यूज करूंगा बट उसका लाइफ यूजफुल लाइफ उससे क्या हो गया कम हो गया। तो बोलता है ऐसा क्यों हो जाएगा कि आप जितना सोचे थे उसके पहले ही क्या हो गया यूजफुल लाइफ क्या हो गया खत्म हो गया। तो ये इसका एक कारण होता है, बहुत ध्यान से सोचना स्टूडेंट। मैंने शर्मा मैं कंप्यूटर लाया ये सोचकर कि 8 साल यूज करूंगा, 8 साल यूज करूंगा, लेकिन मैं इसको 6 ही साल यूज किया क्योंकि उसके पहले इससे हाई क्वालिटी का क्या हो गया लैपटॉप आ गया, टच स्क्रीन लैपटॉप आ गया है, इसमें कीबोर्ड लो ये करो, उसमें खाली लियर क्या स्टार्ट, उसी में मैं मिटा सकता हूं, उसी में मैं लिख सकता हूं, उसी में अंडरलाइन कर सकते हैं, ये फैसिलिटी, उसी में हाथ से स्क्रॉल कर सकते हैं। तो मैं देखा तो इसमें तो मेरा झंझट ज्यादा हो रहा है। तो मैं इसका यूजफुल लाइफ कंप्यूटर का भले 8 साल सोचा था बट मैंने 6 ही साल यूज किया। क्यों किए, क्योंकि सर उससे बेहतर क्वालिटी या टेक्नोलॉजी के एसेट्स आ गए, तो इसलिए मेरा यूजफुल लाइफ क्या हो गया कम हो गया। तो उसका कारण बन सकता है टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लिख सकते हैं, और ऑब्सोलिसेंस नहीं बोले थे, ऑब्सोलिसेंस OBSO ऑब्सोलिसेंस LES है। ऑब्सोलिसेंस मतलब मेरा एसेट सब मार्केट में प्रचलन में नहीं है, वो चलता नहीं है, उसका यूज क्या हो गया खत्म हो गया, ऑब्सोलिसेंस हो गया। या लीगल कंसिडरेशन, या कानून की वजह से लीगल कंसिडरेशन, सर पढ़ना नहीं पड़ा तो ये वाला, तो इसका ना यूजफुल लाइफ खबर कभी कभी समय के पहले क्यों खत्म हो गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी में क्या आ गया
चेंज आ गया, या मुझे लग रहा है ये मेरे अब काम का नहीं रहा, अब प्रचलन, उसका मार्केट में वैल्यू नहीं कहूंगा, चलन खत्म हो गया। चलन नहीं कहते। अब मान लीजिए मोबाइल फोन लिया है, कौन सा सर, टच स्क्रीन वाला नहीं, बटन वाला, अब चलता है? हरगिज नहीं चलता है। तो इसका ना क्या हो गया, वो क्या है, चलन में नहीं है, तो अप्रचलन हो गया। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, दोस्त बोला मैं तेरे को फ्री में दूंगा, ले ले, बोला सर जीरो प्राइस में, माइनस में भी दोगे तो नहीं लूंगा, क्योंकि उसका क्या नहीं है, चलन खत्म हो गया। तो चलन खत्म होने से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी एकदम फर्स्ट क्लास है, लेकिन चलन नहीं है, तो उसका वैल्यू क्या हो गया, या यूजफुल लाइफ हम पहले ही खत्म कर दिए। तो ऑब्सोल्यूशंस होने से हो सकता है। और लीगल कंसिडरेशन मैंने कानूनी दाव पेच, कानून बोला कि भैया मैं तेरे को अब यूज करने नहीं दूंगा। जैसे मान लीजिए जो लोग प्लास्टिक बनाते हैं, गवर्नमेंट प्लास्टिक को बैन करना चाह रही है, उसका सब पैकेट उकेट बनता है, तो प्लास्टिक का मैंने एक पैकेट बनाने का मशीन खरीद लिया था, ये सोच करके 20 साल यूज करूंगा, गवर्नमेंट क्या कर दी, पैकेट ही बैन कर दी, तो मेरा मशीन का यूजफुल लाइफ क्या हो गया, खत्म हो गया। ये हो गया लीगल कंसिडरेशन, यानी कानून के दाव पेच में आप फंस गए हो। अब गवर्नमेंट बोलता है मैं यूज करने नहीं दूंगा। अभी गवर्नमेंट का टारगेट है पेट्रोल डीजल से जो कार चलती है वो नहीं चलेगा, अभी इलेक्ट्रिक से चलाइए आप, नहीं समझे? तो वो एसेट्स आपका क्या हो सकता है, कभी भी यूजलेस हो सकता है। पेट्रोल डीजल गवर्नमेंट बोलेगा नहीं चलाने देंगे, बिकॉज पॉल्यूशन बहुत क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। चीज समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, चीज समझना। तो ऑब्सोल्यूशंस हो जाएगा। अब मालूम कीजिए कि मैंने क्या क्या अपना सारा नोट्स हाथ से बना के रखा है, लेकिन ऑनलाइन में हाथ वाला नोट दिखाऊं कैसे, तो मुझे सारे को क्या करना होगा, कंप्यूटर में डाले, तो आपका हाथ वाला नोट तो क्या हो गया, बेकार ही हो गया, ऑब्सोल्यूशंस हो गया, वही हो रहा है। तो ये मैंने पढ़ा है। अब आता है सर आगे की कहानी बताइए, ये बहुत काम की चीज़ बता दिया हूँ, या इसको एक बार रिपीट करके आइएगा, ऐसे नहीं कि पढ़ेंगे नहीं। बच्चा पूछ रहा है शर्मा कि सर डिप्रिसिएशन होता ही क्यों है, नहीं होगा, ऐसा सोचिए ना, क्यों नहीं होगा। जबर मान ले मैंने एक स्कूटी खरीदी और ला कर क्या किए, खाली रख दिए, ये सोच कर कि डिप्रिसिएशन नहीं होगा ना। अगर आप रेडी टू यूज हो गया, मतलब कोई भी एसेट्स अगर क्या हो गया यूज लायक, तब उसका डिप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा, भले आप यूज कीजिए या ना कीजिए। कहानी बनाते हैं हम सर, कहानी बना लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनना भाई। हम लोग कहानी क्या करते हैं, बनाते हैं। इधर ध्यान दे विद्यार्थी, घर में हम मान ले मम्मी ने कोई एक ऐसा आइटम खरीद के लाया कि कोई एक नया टाइप का प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे इडली मान ले, इडली डोसा का क्या किए, हाँ खांचा उचा खरीद लिए 2000 रुपया देकर कि इडली बनाएंगे, पड़ोसी बना रहे तो देख कर कहानी बना रहा हूँ। तो पता चला कि हम लाए तो बहुत जोश से थे, खाली 2 ही बार बना साल भर में, फिर मन नहीं कर रहा है। तो आपने जैसे ही उसको पुट यूज, जैसे ही लाए तो क्या हो गया, यूज लाइक रेडी है। अब तुम उसको भले 2 बार यूज कर, बट डिप्रिसिएशन तो हो गई, डिप्रिसिएशन तो हो गई। यानी डिप्रिसिएशन कब होता है, हमेशा याद रखिएगा, एक्टिव यूज। एक्टिव माने मैं जब कर रहा हूं तब डिप्रिसिएशन हो, लिख रहा हूं तो होगा, और बोर्ड में नहीं भी लिखेंगे तो पैसिव यूज। जैसे हम लोग ओनरशिप फ्लैट में जाते हैं तो सर फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, नहीं रहता है, वो यूज होता है क्या? पंकज शर्मा नारायण बोलता है सर यूज कीजिए, अरे आग लगेगा तब करूंगा, नहीं लगना ही बेहतर है, लेकिन उसका डिप्रिसिएशन तो होगा। मैं कहानी बनाया, जनरेटर खरीदे हैं घर में, मान लो 2 बार साल भर में मेरे मोहल्ले में लोड शेडिंग हो गई, तो पड़ोसी क्या किया, जनरेटर ही ले आया, बोलता है ना बबलू भैया लोड शेडिंग बहुत होने लगा, जिस दिन लाए उसके बाद हुआ ही नहीं। तो बताइए वो रेडी टू यूज है ना, रेडी टू यूज मैंने जनरेटर बैठा हुआ है लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, मैंने कहानी बनाया, तो डिप्रिसिएशन होगा, हाँ क्या होगा, होगा। आप समझे नहीं, टोटो वाले ने टोटो खरीदा कोरोना पीरियड में, जब मान ले लॉकडाउन था जबरदस्त, 1 महीना खरीदे, जिस दिन उसी दिन लगाए, बोल एक ही बार दौड़ाए, दूसरे दिन से दौड़ा नहीं पा रहा हूं, तो डिप्रिसिएशन होगा, हाँ रेडी टू यूज था, रेडी टू। तो डिप्रिसिएशन स्टूडेंट क्या होगा, होता है किन किन कारणों से, आप समझ गए। एक बार ध्यान दे, सर पॉइंट लिखवा देंगे क्या क्या कारण है, लिखे 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 लिखे। वियर एंड टीयर, जबर, इसका वियर एंड टीयर का मतलब होता है, ये नहीं पढ़ाऊंगा, ये सब आपको आता है। अगर मैं यूज करूंगा तो वियर एंड टीयर को कहते हैं यूज, ये मुहावरा हो गया ईडीएम से, तो सर यूज करेंगे तो डिप्रिसिएशन होगा। दूसरा मेरा लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, डिप्लीशन होगा तो डिप्रिसिएशन होगा। अभी बताए थे, डिप्लीशन मतलब जो हमें गॉड ने, प्रकृति ने नेचुरल रिसोर्स दिए, उनको मैं जमीन से क्या कर रहा हूं, अभी तो बोले, अभी नहीं बोले, वो जैसे वो ऑयल का क्या है, कुआं बना हुआ है, उससे हम ऑयल क्या कर रहे हैं, तो उसका तो डिप्रिसिएशन हो रहा है। तो डिप्रिसिएशन होने का एक कारण है डिप्लीशन। डिप्लीशन किस पे होता है, लिखिए वेस्टिंग एसेट्स,
वेस्टिंग एसेट्स वो एसेट्स है जो जमीन के नीचे दबी पड़ी है, और जितना हम उसको निकालेंगे उसका भंडार क्या होगा, कम होगा। उस चीज को कहते हैं डिप्लीशन। जैसे कोल माइंस, हम उससे कोयला क्या कर रहे हैं, तो वो डिप्रीसिएशन है। फिर सर और क्यों डिप्रीसिएशन होगा सुनिएगा, एफ्लेक्शन, EFFUXION, और पैसेज, पैसेज माने वही बीतना रे भैया, PASSAG, और लैप्स ऑफ टाइम, खबर सीखे, लैप्स ऑफ टाइम का मतलब समय क्या होगा, बीतेगा, तब भी डिप्रीसिएशन होगा, तब भी डिप्रीसिएशन होगा। ये लेकिन एक्सटर्नल कॉजेज है। कौन सा है देखें, ये दो, छोड़, इसको लिखना नहीं है, ये मत लिखे, एक बार डी नंबर लिखो इसमें, बाद में डाउट करेगा वो। लिखिए ऑब्सोलिसेंस होने से भी डिप्रीसिएशन होगा। ऑब्सोलिसेंस मतलब मार्केट में बेहतर क्वालिटी का क्या हो गया, जबर बताए थे दो, एसेट्स आने की वजह से मेरा एसेट्स का वैल्यू खुद ही क्या हो गया, कम हो गया, उसको कहते हैं ऑब्सोलिसेंस। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेज होता है। क्यों होता है ये सर, ऑब्सोलिसेंस क्या हो गया, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल झबर क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होगा। बोलिए एक बार विद्यार्थी, किसकी वजह से हुआ, टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो सर बेहतर क्वालिटी के एसेट्स आएगी, तो मेरा वाला वैल्यू तो क्या हो गया, बैठे बैठे ही कम हो जाएगा। या हैबिट में चेंज आ गया, चेंजेज इन क्या, हैबिट्स लिख सकता हूं सर। फिर सर और क्या कारण है सर, तो एक तो हो गया सर यूज करेंगे तब डिप्लीशन लिखा, समय बीतेगा, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, अभी है, लिखिए ना आप, खाली बैठ के लिखिए सर। एबनॉर्मल कारणों से डिप्रीसिएशन हो गया सडनली, जिसको कहते हैं, नहीं समझे, एबनॉर्मल रीजन। सर इसमें क्या लिखा सकते हैं आप, जैसे एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से मेरी एसेट्स क्या हो गई विद्यार्थी, खत्म हो गई, क्या हो गई बोलिए, खत्म हो गई। नेचुरल कैलामिटी से खत्म हो गया, एग्जाम्पल लिख लो, जैसे फायर, तो ये भी माना जाएगा डिप्रीसिएशन का एक कारण है। सर डिप्रीसिएशन और क्या होगा, एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, एक्सपायरेशन ऑफ, एक्सपायर वर्ड से बना है, आप सुने होंगे, लीगल राइट्स, RIGSTS, ऑफ एन एसेट, ऑफ एन एसेट। एग्जाम्पल इसका क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी, जैसे पेटेंट मैंने खरीदा था, नहीं समझे क्या, पेटेंट राइट मैंने गवर्नमेंट से क्या किया है, लिया था कि ये प्रोडक्ट मैं ही बनाऊंगा, मैं ही बचाऊंगा 10 साल तक के लिए, और वो 10 साल का टर्म क्या हो गया, जब नहीं समझे, खत्म हो गया, तो आपका 10 साल में क्या हो गया, डिप्रीसिएशन खत्म हो जाएगा। तो डिप्रीसिएशन होने का मेन कारण है, आप लिख दीजिएगा यूज करने, इसको यूज भी कहते हैं, यूज कर रहा हूं। और क्या बोले, डिप्लीशन मैंने नेचुरल रिसोर्स को हम जितना क्या करेंगे, निकालेंगे, उसका डिप्रीसिएशन होगा। एक होता है समय बीतने पे होगा, समय, यही तो समय बीतना। और ये तो बहुत ही मार्केट में टेक्नोलॉजी क्या हो गई, बोलिए चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो सर डिप्रीसिएशन होना ही है। अब नॉर्मल क्या रीजन, जिसमें एक्सीडेंट है, फायर लिख देंगे, नेचुरल कैलामिटी, फ्लड हुआ, साइक्लोन हुआ, उससे जो क्या हो गया, ऐसे अभी आया ना सर, आंधी तूफान आया, कहीं फ्लड आया, उससे, और आपका लीगल राइट क्या हो गया, खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, तो आपका एसेट्स अभी यूजलेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है इतना, तो ये हो गया कॉजेज। अब आते हैं सर, हम डिप्रीसिएशन CA मैट में लिखा हुआ है कि दिखलाने की क्या जरूरत है। डिप्रीसिएशन सुनिए अभी, जबर इंटरनल ट्रांजैक्शन है। डिप्रीसिएशन के लिए मुझे किसी बाहर वाले को बुलाकर पैसा थोड़ी देना पड़ता है। डिप्रीसिएशन तो हम सोच रहे हैं कि सर मेरा एसेट्स का डिप्रीसिएशन हुआ, तो बर्मा इसके लिए कोई बाहर वाला आएगा, बोलेगा बबलू भैया पैसा दीजिए, डिप्रीसिएशन हो गया 5 लाख दीजिए आप ना। तो डिप्रीसिएशन ध्यान रखिएगा नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इसके लिए हमें कैश का क्या नहीं होता है, अरे कैश थोड़ी जाता है। तो डिप्रीसिएशन क्या, एक बार बोलना, यहाँ ध्यान देना, नॉन कैश है, हमें किसी को कैश देना नहीं पड़ता है। तो डिप्रीसिएशन इज ए नॉन कैश ट्रांजैक्शन, नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है। डिप्रीसिएशन एक नेचुरल प्रोसेस है, हो गई। डिप्रीसिएशन मार्केट वैल्यू पे निर्भर नहीं करता है। डिप्रीसिएशन इज नॉट डिपेंड ऑन द मार्केट प्रोसेस, मार्केट प्राइस। डिप्रीसिएशन इज ए सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। डिप्रीसिएशन एक क्या है, एक एसेट्स के वैल्यू को हम बहुत सालों में एलोकेट करते हैं, वो भी सिस्टमेटिक तरीके से। इसीलिए स्ट्रेट लाइन, WDV मेथड, ये सब सिस्टमेटिक मेथड है। मनचाहा नहीं है कि कभी ज़्यादा कभी कम कभी नहीं करेंगे, ऐसा तो है नहीं।
अरे यही तो बोले, डिप्रिसिएशन हम डिप्रिसिएबल क्या करते हैं, अमाउंट के ऊपर चार्ज करेंगे, और डिप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे नहीं कह के हमें कहना चाहिए डिप्रिसिएबल एसेट्स पे होगा, वो एसेट जो डिप्रिसिएशन लायक है, इसीलिए लैंड पे नहीं होता है। कहानी बनता है सर डिप्रिसिएशन दिखाने की जरूरत क्या पड़ गई, नीड, जबरदस्त क्वेश्चन है सर, क्या जरूरत है कि हम डिप्रिसिएशन दिखाएंगे, नीड, ऑब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंस, कुछ भी लिख दो, नीड लिखा या झबर डिप्रिसिएशन हम बोल जरा क्यों दिखा, अरे कहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट्स मैंने क्यों दिखा रहे हो, लक्ष्य, इंपॉर्टेंस क्या है सर, क्यों दिखाते हैं, नहीं दिखाकर भी तो होगा, समझा नहीं पाया इसको। अरे सुनना, डिप्रिसिएशन में कोई बाहर वाला थोड़ी मांग रहा है पैसा, भाई मेरे यहाँ फर्नीचर लगा हुआ है ये वाला 1 लाख रुपए का, तो इसका डिप्रिसिएशन हो रहा है, ये तो मैं क्या, इसमें कोई बाहर वाला तो इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो ये मेरा इंटरनल ट्रांजेक्शन है, लेकिन हर ईयर मैं फर्नीचर का यूज कर रहा हूँ, तो इसके वैल्यू में गिरावट हो रही है, वो जो गिरावट हो रही है उसको मैं कहूँगा क्या, डिप्रिसिएशन। तो वो डिप्रिसिएशन मेरा एक ट्रांजेक्शन हुआ, वो रुपीज़ में होता है, मैं उसको मनी में मेजर किया, सर 1 लाख का फर्नीचर है, 10,000 का डिप्रिसिएशन हुआ। अगर वो मैं डिप्रिसिएशन नहीं दिखाऊंगा तो बोलता है उद्देश्य क्या, तब क्या होगा, तो डिप्रिसिएशन दिखाने का पहला कारण है कि हमारा अकाउंट्स का एम होता है टू असर्टेन ट्रू प्रॉफिट और लॉस, क्या करना है हमें, ट्रू लगाना, क्या ट्रू प्रॉफिट लॉस निकालना है, फेयर प्रेजेंटेशन करना है। तो डिप्रिसिएशन क्या होना चाहिए, अगर आपको, अरे लिख मत, पहले कहानी बना रहा हूं, वो प्रॉफिट तभी करेक्ट आएगा जब डिप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे। मान ले ये बोला सर मैं डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा, तो प्रॉफिट बहुत क्या होगा, ज्यादा आएगा, एसेट्स की वैल्यू भी क्या आएगी, ज्यादा आ जाएगी, पूरा बैलेंस शीट क्या हो गया, आप समझ, ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दिखा पा रहे हो। तो विद्यार्थी डिप्रिसिएशन का कॉजेज हो जाता है, सॉरी क्यों दिखाते हैं, असर्टेनमेंट ऑफ ट्रू प्रॉफिट और लॉस। तो पहला पॉइंट बोल, झबर, याद कर क्लास में, असर्टेनमेंट ऑफ, बोलिए, हाँ, ट्रू प्रॉफिट और लॉस, ट्रू लिखना, वो फ्री का नहीं लिखा हूं मैं, चलिए हो गया। ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर, व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दोनों में अंतर है, साफ, दोनों में अंतर है, दो अलग अलग पॉइंट है। बच्चा बोला सर दोनों सेम है, वर्मा हम डिप्रिसिएशन दिखाते हैं सही प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, और फाइनेंशियल पोजीशन का पता ट्रू चलेगा, माने आपके पास जो एसेट्स है वो कितने की है। तो अगर मान ले मैं 1 लाख में फर्नीचर खरीदा हूं, तो 4 साल बाद उसका वैल्यू तो क्या हो गया, हम तो डिप्रिसिएशन में तो गिरा देते हैं, तो ऐसा ना आपको फाइनेंशियल पोजीशन का पिक्चर पता एक्यूरेट चलेगा, माने आप कलरफुल नहीं बता रहे हो, बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताओगे। तो इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन माने बैलेंस शीट, तो आपकी बैलेंस शीट की पोजीशन ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाएंगे। ट्रू एंड फेयर आप समझिए क्या होता है, समझ में आ रहा है सर, फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, इसमें थोड़ा डाउट रहता है, लेकिन ये हम लोग लिखेंगे स्कूल के पेपर में या कॉलेज के, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। लो झबर बोला या सर शर्मा बोल रहा है सर समझे नहीं, अरे डिप्रिसिएशन चार्ज करने से वर्मा एवरी ईयर हमारा प्रॉफिट क्या होगा, घटेगा, पक्का बोल सर, डिप्रिसिएशन दिखाएंगे तो मुनाफा कम होगा, इसका ना हम कम मुनाफा बबलू भैया घर ले जाएंगे, और कुछ पैसा बिजनेस में ही क्या हो गया, रह गया। इस तरह से एसेट्स को जब फ्यूचर में मैं वापस नया खरीदूंगा, तो उस समय हमारे पास एक तरह से माना गया है कि हमारे पास फंड का इकट्ठा हो जाता है। लेकिन ये फंड अगर मैं इन्फ्लेशन लगाऊंगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दाम भी तो बढ़ता है, तो डिप्रिसिएशन में इन्फ्लेशन को पिक्चर में नहीं लिया गया है, वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी ना, उसको नहीं, लेकिन कुछ हद तक हमारा फंड रेडी हो जा रहा है, ऑटोमेटिक बिजनेस में एक्युमुलेट हो जाता है, इस ये माना गया है। चलिए डी नंबर, सर डिप्रिसिएशन का और कारण क्या है, ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, असर्टेनमेंट ऑफ, भाई असर्टेनमेंट मतलब पता लगाना, क्या पता लगा रहे हो सर, ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, माने जो वस्तु, जो प्रोडक्ट मैं झबर क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं, उसका वास्तविक कॉस्ट क्या आया, कॉस्ट मैंने उसको बनाने की लागत क्या आई, बनाने की, तो बनाने की लागत जब निकालेंगे कि सर इतना लागत आया, तो उसमें डिप्रिसिएशन लेंगे। सर एग्जांपल इसका दीजिए, झबर ये शर्ट है, बोल तो शर्ट में क्या क्या लगा है बनाने में, अब आइडिया कीजिए, ये शर्ट में पहना इसमें लगा क्या क्या है, कपड़ा, सिंपल वर्ड में कह रहा हूं, 2 मीटर लगा, 100 रुपया मीटर है मान ले, तो 200 रुपये का कपड़ा हुआ, ये वाला हो गया, शर्ट का दाम 200 रुपया ना, लेबर जो स्टिच किया, सी के दिया, वो बोला बबलू भैया 200 मुझे दीजिए आप, तो शर्ट का कॉस्ट
तो 400 तो मैं आंख से देख पा रहा हूँ, वो लेबर बना रहा है, सही बोल रहा था। लेकिन जहां वो बना रहे फैक्ट्री या प्लेस में, ऊपर ट्यूबलाइट है, उधर पंखा है, उस जगह का रेंट है, जिस मशीन में बना रहे उसका डिप्रिसिएशन भी हो रहा होगा उसका, तो वो भी मेरे इस वस्तु के दाम में क्या होना चाहिए, वो उसको बोलने दे। तो सर वो जो बना रहा है वो इसके वैल्यू में जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? वो बोलेगा बबलू भैया जो डिप्रिसिएशन हो रहा है, जो जगह का मैं भाड़ा दे रहा हूं, मैं उसका कुछ अंश आपसे भी क्या करूंगा, लेकर इसका दाम निकालूंगा। यानी समझ में आ रहा है? यानी किसी वस्तु का अगर आप कॉस्ट निकालोगे कि आपका क्या बनाने का बैठा, तो उसमें आपको बोलिए हाँ डिप्रिसिएशन जोड़ के उसका कॉस्ट आएगा, तब उसका ट्रू कॉस्ट का पता चलता है। यानी आपका कॉस्ट नहीं तो फॉल्स है, गलत है सर ई में लगेंगे आप? हाँ ई में लगूंगा। फिर सर मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल, मजेदार पॉइंट है सर, मजा आ रहा है लिखकर, आप पढ़िए अब इसको, समझ पाओगे क्या? मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल। अच्छा, डिप्रिसिएशन चार्ज करने से विद्यार्थी हमारा प्रॉफिट कम आएगा, तो घर में मैं पैसा भी क्यों, ड्राइंग कम होगा, तो डिप्रिसिएशन चार्ज करने से प्रॉफिट घट जाता है, खर्चा है, तो घर में ड्राइंग भी कम करेंगे। ड्राइंग कम करने का मतलब पैसा बिजनेस में रह गया, इससे आपकी कैपिटल क्या रहेगी, टूटेगी नहीं, बरकरार रहेगी। लेकिन मान ले मैं डिप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया, बताओ डिप्रिसिएशन अगर मैं चार्ज नहीं करूंगा तो व्हाट्स हैपेंस, प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो मैं ड्राइंग भी मालूम ही नहीं चला कि वो सही प्रॉफिट नहीं, और मैं ड्राइंग में क्या क्या अपनी कैपिटल का पैसा भी क्या कर रहा हूं, हाँ ले जा रहा हूं, तो आपकी कैपिटल टूट जाएगी। तो कैपिटल को बरकरार रखना है तो आपको डिप्रिसिएशन हमेशा चार्ज करना चाहिए, नहीं तो मालूम चलेगा आप जो घर में खा रहे हो, क्या खा रहे हो, कैपिटल तोड़ के खा लिए भाई, प्रॉफिट तो हुआ नहीं, और क्या खा लिए, अपनी पूंजी से अपना घर चला रहे हो, और एक दिन कैपिटल डिप्लीट हो जाएगी। तो कैपिटल को मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना ही चाहिए। सर और क्या कारण है, अभी सुनिए सर, लीगल ऑब्लिगेशन, लो कानूनी बाध्यता, कानून बोलता है डिप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, अरे झबर दिखाना ही पड़ेगा। सर नहीं दिखाएंगे तो क्या जेल ले जाएगा, मुझे वो तो नहीं मालूम, बट डिप्रिसिएशन लीगल ऑब्लिगेशन है। इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि डिप्रिसिएशन आपको चार्ज करना मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा, तो एक लीगल ऑब्लिगेशन हो गया कि आपको डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे तो यार ना, कंपनी अगर डिप्रिसिएशन, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए क्या नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो कंपनी फंस जाएगी और कंपनी प्रॉफिट बांट नहीं पाएगी। क्या बोले झबर, कंपनी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट प्रॉफिट। तुम बोले सर कुछ भेजा में क्या होता है प्रॉफिट, मतलब मान ले मैं कोचिन में 2 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया इस साल, पैसा घर ले जाऊंगा, प्रॉफिट वाले ले जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट बोला सर ले जाने नहीं देंगे, ले जाने बोले दरवाजा तो खोल के जा ही सकता हूं, नहीं ले जा पाएंगे क्या ना, लॉ के हिसाब से नहीं ले जा सकते। क्यों, लॉ बोलता है डिप्रिसिएशन पहले क्या करो, चार्ज करके प्रॉफिट निकालना होगा। लेकिन ये रूल्स मेरे लिए जितना वाइटल नहीं है, किसके लिए है, कंपनी, यानी हर कंपनियों को डिप्रिसिएशन पहले चार्ज करना होगा, करके वो प्रॉफिट का बंटवारा कर सकता है। यानी ओनर नहीं तो नहीं, समझे, वो प्रॉफिट क्या नहीं कर पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका लिए डिप्रिसिएशन एज पर लॉ क्या करना होगा, आपको चार्ज करना मैंडेटरी हो जाता है। सर और डिप्रिसिएशन हम क्यों दिखाते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ABCDEFG, डिस्टिंग्विश बिटवीन, अरे बहुत काम की चीज बता रहा हूं, कैपिटल बोलिए एंड रेवेन्यू का पता अलग अलग बताएंगे। हमें मालूम है सर कैपिटल एक्सपेंडिचर झवर एक अलग चीज है, और लो भैया कल ही तो बके थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग है। इन दोनों में फर्क लाने के लिए क्या करना होगा, हाँ, तो क्वेश्चन आएगा सर हम डिप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, तो झवर इससे पूछ लो। शर्मा एक दोस्त पूछ रहा है कि व्हाट्स द नीड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो सही प्रॉफिट या लॉस टू अ सर्टेन ट्रू प्रॉफिट, ट्रू लिखना। अब यहाँ पे ट्रू का मतलब क्या होता है, ट्रू सर एक बहुत ही इंटरनल मीनिंग लाता है सर, ये मैं खाली लिख दूंगा टू ऐसा ना, ट्रू प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट बहुत हद तक ट्रू निकालना है, सही प्रॉफिट या लॉस निकालना है। मान लो एक छात्र बोला सर नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा, आप ही बोलिए मैं नहीं दिखाऊंगा डिप्रिसिएशन, कौन रोक लेगा, बाहर वाला, बाहर वाले को तो पैसा देना नहीं है मुझे, ये तो मेरा इंटरनल मैटर है, घर का मैटर है। बोलिए वर्मा, तो प्रॉफिट बोलने देना उसको, बोलिए प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा।
प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो मन ललचेगा, ड्राइंग ज़्यादा होगा, और ड्राइंग ज़्यादा किए तो मालूम चला प्रॉफिट का पैसा ड्राइंग नहीं करके आप कैपिटल ड्राइंग कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, और बिजनेस पूरा ठप हो जाएगा 10, 15, 20 सालों में, मालूम ही नहीं चलेगा, धीरे धीरे कैंसर की तरह खत्म हो गया। तो ट्रू प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो डिप्रिसिएशन कहाँ चार्ज करते हैं? तो विद्यार्थी जो एकदम पहली बार पढ़ रहे हैं, डिप्रिसिएशन को हमारे इंडिया में पीएल के डेबिट में इस तरह से दर्शाते हैं। यहाँ पे मान ले 100 रुपया, तो हमारा अब एनपी आएगा, और एनपी हमारा क्या होगा? कम होगा, तो ड्राइंग भी क्या होगा? कम होगा। इस तरह से कैपिटल हमारी बरकरार रहेगी। हो गया। नहीं दिखाएंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। एसेट्स का वैल्यू भी क्या होगा? अब आता है ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि डिप्रिसिएशन जो बंदा नहीं दिखाएगा, और उसको मैंने बोला है बैलेंस शीट बना, बोलता है बबलू भैया लिखिए एसेट्स कितने की, 1000 की, तो वो 1000 ही दिखा रहा है, क्या नहीं दिखाया? डिप्रिसिएशन नहीं दिखाने से लिख देना एसेट्स का वैल्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा। और हमारी सर कलरफुल, ये होती है कलरफुल बैलेंस शीट। कलरफुल समझ में आ रहा है? व्हाट इज कलरफुल? कलरफुल मतलब होता है कि सर है नहीं, बट मैं वास्तविकता से क्या कर रहा हूं? बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा हूं। पब्लिक को थोड़ी मालूम चलेगा कि बंदा डिप्रिसिएशन नहीं दिखाया, कंपनी वाला, उसको लग रहा है एसेट्स बहुत रुपयों का ये क्या है, मालिक है, बट मालिक नहीं है। तो अब आता है ट्रू पिक्चर कैसे आएगा? जब इससे आप क्या घटाओगे? डिप्रिसिएशन 100, तो ट्रू पिक्चर कितना हो गया? तो लिख देना डिप्रिसिएशन चार्ज करने से एसेट्स का वैल्यू भी कम हो जाता है। इस तरह से प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को ये फॉलो कर रहा है। अब आप प्रॉफिट गिरता है। तीसरा पढ़ा दिए। अच्छा, डिप्रिसिएशन चार्ज करने से मुनाफा कम होगा, कम होगा तो घर में पैसा भी कम लेके जाओगे। इस तरह से पैसा बिजनेस में ही रह जाता है और आप एसेट्स को इजीली रिप्लेस कर पाओगे। जैसे मान ले मेरे यहाँ 3 तो एसी है, एक एसी बिगड़ना का मतलब आज के दिन में 50,000 रुपये का खर्च है। समझ में आ रहा है? अब बताइए कि मैं अगर इस एसी का डिप्रिसिएशन नहीं दिखाया और झबर बोला कि सर इसको बदल दीजिए, तो पैसा कहाँ से लाऊंगा? या तो कैपिटल तोड़नी पड़ेगी, कैपिटल, और मैं हर ईयर प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा पोर्शन अलग करके रखता है, डिप्रिसिएशन चार्ज करता, तो वो मैं क्या होता, बहुत इजीली इसको रिप्लेस कर लेते। तो ये लाइफ में बहुत जरूरी है अगर आपको अपना स्टेटस मेंटेन करना है। तो चलिए, ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने वस्तु का जब मैं दाम निकालूंगा, जब ये शर्ट बनाने में क्या क्या लगा? खाली कपड़ा नहीं, खाली कपड़ा नहीं, लेबर लगा, आराम से पहले लेबर, मशीन नहीं, सोच जहां बना रहा है उस जगह का भाड़ा नहीं है, उस जगह का लाइट नहीं लगा, कोयला नहीं लगा इसमें। अरे कोयला भी तो लगेगा, मशीन चलाते हैं तो सर कोल क्या शर्ट में निकला है क्या? तो नहीं, लेकिन लगा तो था। अच्छा, मशीन में लुब्रिकेटिंग, मशीन में ऑयल डालते हैं, मशीन को स्मूथ चला, वो ऑयल इसमें है बाहर, लेकिन ऑयल का कॉस्ट दुकानदार क्या किए है? जोड़ के ले लिया है मुझसे। वो तो वो होता है क्या? डिप्रिसिएशन अगर आप चार्ज नहीं करोगे तो प्रोडक्ट का कॉस्ट कम आ जाएगा, आपको नुकसान होगा, आपके घर से पैसा चला जाएगा। तो डिप्रिसिएशन हमें वस्तु की कॉस्ट में जोड़ना पड़ता है। कैसे? वो कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा जाता है। सर कैसे जोड़ेंगे? और कैपिटल को क्या करना है? हाँ, मेंटेन करने के लिए, नहीं तो आपकी कैपिटल मालूम चलेगा घर में खाली है। लीगल ऑब्लिगेशन, मैं बोला ना कि कोई कंपनी अगर डिप्रिसिएशन नहीं दिखाती है तो इनकम टैक्स लॉ से भी उसको झाड़ पड़ेगा और वो कंपनी का मालिक प्रॉफिट को बांट नहीं पाएगा। हुआ है प्रॉफिट, लेकिन वो ले जा नहीं पाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते आप। तो लीगल ऑब्लिगेशन कहता है कि अगर प्रॉफिट का बंटवारा करना है कंपनियों को, तो भैया डिप्रिसिएशन कृपया आप लोग चार्ज कर दीजिएगा। और कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फर्क है। देखिए, मशीन खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, बढ़ा दिए थे, और उसका डिप्रिसिएशन क्या है? अभी तो पीएल में चला जाएगा, कल ही तो पढ़ा है। इसे ये डिफरेंस नहीं तो आता ही नहीं अगर मैं डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता। तो ये हो गया इसका स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स। तो हमारा देखो फर्स्ट क्लास आज एंड किया। आपको सर से सुनिए ना, सेकेंड क्लास में थ्योरी है, फिर थर्ड से सम्स चलेंगे। और ये मैं ट्रू फॉल्स और इसके लिए करवाया हूँ। एमसीक्यू बहुत कुछ है, इसको तो आप पढ़ना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।